तो एपीए को हमने, जैसा कि लास्ट स्लाइड में मैंने दिखाया कि 5 लेवल्स उन्होंने डिस्कस किए हैं एपीए स्टाइल शीट में या एपीए हैंडबुक में। और एमएलए हैंडबुक में हम पाते हैं कि 3 केवल लेवल्स दिया है उन्होंने। मतलब एक हेडिंग होगी, उसकी फिर सब हेडिंग होगी और सब हेडिंग होगी। तो उसमें डिफरेंस क्या है ये देख लीजिए कि एपीए में हम देख रहे थे कि जो हमारा लेवल 1 की हेडिंग थी, जो हमारी मेन हेडिंग थी, वो सेंटर्ड हुआ करती थी। सेंटर का मतलब पूरे पेज के बीच में आती थी। लेकिन इसको हम देख रहे हैं कि लेफ्ट अलाइन है। आप लोग देख रहे होंगे रोमांटिक एज जो लिखा हुआ है ये लेफ्ट अलाइन है, जबकि एपीए में क्या होता है, ये हेडिंग मिड में होती है, एकदम सेंटर में होती है। दूसरा, ये जो हमारा रोमांटिक एज लिखा हुआ है ये बोल्ड में है, तो बोल्ड में ठीक है, एपीए में भी होता है। और रोमांटिक एज आप देख रहे होंगे ये टाइटल केस में लिखा हुआ है। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिएगा कि टाइटल केस कैसे लिखा जाता है, सेंटेंस केस कैसे लिखा जाता है। टाइटल केस में सारे वर्ड के फर्स्ट लेटर कैपिटल होंगे। केवल 3 तरीके के उसमें अगर इंट्रोडक्शन होते हैं, चाहे कंजंक्शंस हो, चाहे प्रीपोजिशंस हो, या फिर आर्टिकल हो, ए एंड द हो, या तो फिर कोई प्रीपोजिशन हो, ऑफ, ऑन, एट, ये सब, या तो फिर कंजंक्शन जैसे एंड हुआ, बट हुआ, इस तरह के, या एट हुआ। इस तरह के ही केवल वर्ड्स को हम स्मॉल में लिखेंगे, अदरवाइज जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। अगर इस तरह का कोई वर्ड आता है एकदम बिगिनिंग में, तब उसका भी फर्स्ट लेटर हम कैपिटल में लिखेंगे। इस तरह से टाइटल केस लिखा जाता है। फिर ये आप देख रहे होंगे कि बोल्ड में लिखा हुआ है, टाइटल केस में लिखा हुआ है और लेफ्ट अलाइन है। और इसके नीचे की जो सब हेडिंग है, जो इसको लेवल 2 कहते हैं हम, क्योंकि रोमांटिक एज में 4 पोएट को का जिक्र किया गया, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलिंस, बीबी शेली, जॉन कीट्स। इनको आप देख रहे होंगे, ये लेवल 2 में आते हैं। और लेवल 2 के अंदर में विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है डैफोडिल्स, जिसका हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, ये लेवल 3 में होता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को आप देख रहे होंगे टाइटल केस में लिखा हुआ है, लेफ्ट अलाइन है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है लेवल और लेवल 2 में? लेवल 2 में आप देख रहे होंगे कि ये बोल्ड नहीं है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा कि लेवल 1 लेवल 2 में डिफरेंस ये है कि लेवल 1 बोल्ड है और लेवल 2 बोल्ड नहीं है, नॉर्मल है ये। और लेवल 3 आप ये देख रहे होंगे इटैलिक्स में है। तीनों सेम जगह से शुरू होते हैं, लेफ्ट अलाइन से शुरू होते हैं, और तीनों में यही डिफरेंस है, फर्स्ट के नीचे सेकंड आता है, सेकंड के नीचे थर्ड आता है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। यस सर। नाउ आई विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। आपको बुलेट्स और लिस्ट भी देखने को मिलता है, अगर आप यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। बुलेट्स को अगर हम देखना चाहें तो हम वर्ड पे चलते हैं। वर्ड की स्क्रीन आपको दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। अब सपोज ये हमारे 3 कुछ या 4 हमारे पास पॉइंट है जिसको हमें बुलेट्स में शो करना है। तो बुलेट्स में शो करने के लिए सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो इसको सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद ये ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बुलेट लाइब्रेरी है, तो कई तरह के बुलेट्स आपको दिख जाएंगे। लेकिन आपको बुलेट जो चूज करना है, ये फील्ड सर्कल को ही चूज करना है आपको। ये नहीं कि आप ये जो ब्लैंक सर्कल है उसको चूज कर लें, या स्क्वायर, या इस तरह के जो अदर डिजाइन है उसको आपको चूज नहीं करना है। आपको जो चूज करना है ये फील्ड जो डॉट की तरह है उसी को सेलेक्ट करना है। और ये भी जो है ऑटोमेटिक इंडेंट ले लेता है, तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक तो ये हो गया बुलेट का। सपोज जैसे किसी एक राइटर के किसी 4 या 5 बुक्स का नाम आप मेंशन करना चाहते हैं, तो इस तरह से बुलेट्स के थ्रू दे सकते हैं। और एक इसका दूसरा तरीका क्या होता है, इसका सेंटेंस हम बना लेते हैं कि इस राइटर की ये बुक है और उसकी दूसरी बुक है और इसकी तीसरी बुक है और चौथी बुक है, सेंटेंस बना लेते हैं। और लेकिन वो हर सेंटेंस जो है अलग अलग रहेगा, और उसी तरह उसमें भी हम बुलेट्स डाल देते हैं।
इस बुलेट्स को खत्म करने के लिए यहाँ पर हम नन सेलेक्ट कर लेते हैं तो बुलेट्स खत्म हो जाते हैं, और इसको सेलेक्ट करके फिर से अगर कुछ देना हो तो फिर हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बुलेट्स हो गया और इसकी लिस्टिंग हो गई। अब उसके बाद एक ऑप्शन आता है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको हर चैप्टर के लिए करना होगा, और हर चैप्टर में जो रेफरेंसेस या वर्क साइटेड का पेज रहेगा उसके लिए करना होगा। तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि वर्ड पे आप कैसे करेंगे ये। तो ये वर्ड पेज आ गया आपका। सपोज पेज ब्रेक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल है जिसको आपको यूज करना चाहिए। मैं अभी दिखाता हूं कि आपको कैसे जो है ये वर्ड पेज पेज ब्रेक कैसे काम करता है वर्ड पे। अब सपोज आपने सेट कर दिया जो है कि हमारा वर्क साइटेड एक पेज से शुरू होगा, ठीक है, लेकिन आप इस चैप्टर में कोई करेक्शन करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, या कुछ लाइन रिमूव करना चाह रहे हैं या बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि जितनी लाइन बढ़ाते जाएंगे, कुछ करते जाएंगे, तो आपका जो पेज ये यहाँ पे वर्क साइटेड जो न्यू पेज से शुरू होना चाहिए उसमें देखिए इतना गैप आ गया कि नहीं? सर। इस गैप को हमें जो है आने नहीं देना है। तो पेज ब्रेक एक ऐसा ऑप्शन होता है जिससे जो है आप इसको बार बार जो है आने नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप सपोज आपके पास जो है 7-8 जो है सेक्शंस होते हैं। सेक्शन जैसा कि मैंने बताया था, पहला सेक्शन आपका हो जाएगा कवर पेज का, दूसरा सेक्शन हो जाएगा आपका टाइटल ऑफ योर थीसिस, तीसरा एक्नॉलेजमेंट का आ जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट का आ जाएगा, फिर उसके बाद जो चैप्टराइजेशंस हैं वो आ जाएंगे इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक, और हर चैप्टर में जो है आपको इंड नोट्स जो होते हैं वर्क साइटेड या रेफरेंसेस वो हो जाते हैं, लास्ट में बिब्लियोग्राफी होती है। तो अगर आप फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट में अगर कुछ 1-2 लाइन करते हैं तो वो पूरा का पूरा आपका थीसिस अगर पेज ब्रेक नहीं दिए हुए हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसको कैसे करेंगे हम? जैसे इंट्रोडक्शन आपका है, इंट्रोडक्शन में अगर कोई भी चीज आप बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो ये वर्क साइटेड आपका ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर घटा रहे हैं तो ये पेज के ऊपर चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा हो सकता है, या तो फिर ये अगर उसमें कुछ ऐड करते हैं तो इसी तरह नीचे आ जाएगा। तो उसके लिए करना क्या है आपको, मैं ये बता रहा हूं। आप जिस पेज पे आपका खत्म होता है चैप्टर, आप वहां पे पहुंच जाइए वर्क साइटेड को लेके। अब यहाँ पे वर्क साइटेड के पास जो है आप क्लिक करके, ये वर्क साइटेड हमेशा मिड में रहता है, आप इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद आप पेज ब्रेक देंगे। ये पेज ब्रेक देंगे तो आपका ये पेज देख रहे हैं वर्क साइटेड यहां शुरू होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम कुछ टाइप करते हैं तो क्या होता है। अगर आप देखिए कुछ टाइप कर रहे हैं तो वो वहीं पे शुरू हो रहा है, ये खिसक नहीं रहा है। तो इसका मतलब कि जिस पेज में आप कुछ करना चाहते हैं वहीं पे वो पेज बढ़ते जाएगा। एक पेज से ज्यादा होगा तो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा ये। तो इस तरह से जो है आप ये देखेंगे कि वर्क साइटेड आपका वहीं पे रहेगा, या इंट्रोडक्शन आपका वहीं पे रहेगा, चैप्टर 1 आपका वहीं पे रहेगा, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। फिर बार बार आपको उसको एडिट नहीं करना पड़ेगा। ये आपकी मेहनत को भी बचाएगा क्योंकि बार बार आपको सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो पेज ब्रेक का ऑप्शन जो है उसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पुटिंग डायग्राम्स, पिक्चर्स और ग्राफ इन लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग जो साइंस के होंगे वो ग्राफ्स, पिक्चर और डायग्राम को यूज करते हैं। तो डायग्राम किस तरीके से होना चाहिए उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस वर्ड में मिलते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, इन लाइन का जो ऑप्शन होता है उसी को चूज करना है। तो वो ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, उसको हम आपको दिखाते हैं।
सपोज एक पिक्चर मैं इसमें लिया हूं, ये पिक्चर है। जब आप पिक्चर सिलेक्ट करते हैं तो यहीं पे आपको रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। लेआउट ऑप्शंस में आपको भी मिल जाएगा, यहीं पर रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। रैप टेक्स्ट में इन लाइन विद टेक्स्ट, ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है, इन लाइन विद टेक्स्ट। आप लोग नोट कर लीजिए इसको, इन लाइन विद टेक्स्ट का ऑप्शन करना है। अब मैं आपको और भी ऑप्शंस दिखा दे रहा हूं कि इसमें क्या परिवर्तन हो जाता है अगर दूसरा सिलेक्ट करते हैं। अब आप ये देख रहे हैं, इस फिगर के जस्ट बगल में आप देख रहे होंगे कि ये वर्ड आ गया है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन लेते हैं हम। कुछ वर्ड इस पिक्चर के अंदर चले जाते हैं, कुछ वर्ड जो है इस पिक्चर के से दूर चले जाते हैं, कुछ वर्ड इस पिक्चर के ऊपर चले आते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आपको सिलेक्ट क्या करना है, इन लाइन विद टेक्स्ट का ऑप्शन, ये वाला सिलेक्ट करना है। आप लोगों को दिख रहा होगा, तो कोई भी पिक्चर, कोई भी डायग्राम, कोई भी ग्राफ आप यूज कर रहे हैं तो आप ये ऑप्शन ही चूज करेंगे, इन लाइन विद टेक्स्ट। फिर उसके बाद एक ऑप्शन आता है इंडेंटिंग पैराग्राफ्स फर्स्ट लाइन। आप हमेशा ध्यान देंगे, एमएलए हैंडबुक के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं या एपीए हैंडबुक के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, तो कोई भी पैराग्राफ शुरू होता है तो उसकी फर्स्ट लाइन जो है इंडेंट होगी। और इंडेंट कैसे देते हैं आपको बता चुके हैं कि इंडेंट जो है टैब के थ्रू दिया जाता है। टैब के थ्रू देने से वो 0.5 इंच राइट की तरफ मूव करता है कर्सर, वो उस पूरे वर्ड को लेके। अभी इसका एग्जांपल हम दिखा रहे हैं आपको। अब आप देखिए, एक मैंने हिंदी की भी कविता का भी इसमें लिया है आप लोगों के लिए। सूरज का ब्याह कविता है रामधारी सिंह दिनकर का, और इसको हमें इंडेंट देना है। इंडेंट के लिए ये ऊपर देख रहे होंगे ऑप्शन, इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को। एक राइट तरफ मूव कराता है और एक लेफ्ट तरफ मूव कराता है। तो जो राइट तरफ का एरो का निशान बना हुआ है, हम कर्सर जहां पे फर्स्ट अगर पैराग्राफ के लिए करना है तो हम उस वहां पे कर्सर ले जाते हैं। फिर ये हम राइट की तरफ मूव कराने के लिए हम एक बार क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये 0.5 इंच ऑटोमेटिक ये मूव कर गया है राइट साइड। ठीक है, ये इस तरह से करते हैं। और अगर लेफ्ट वाला हम करते हैं तो ये यहीं पे आ जाएगा। या इसको आप टैब जो बटन है आपके कीबोर्ड में वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा आप टैब का इस्तेमाल करेंगे, कभी भी स्पेस बटन को आप इस तरह से जो है फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज नहीं करेंगे। स्पेस बटन का आप यूज तभी करेंगे जब आपको एक वर्ड के बीच में जो है दो वर्डों के बीच में आपको स्पेस देना है, तब वो मतलब एक वर्ड लिख चुकते हैं तब दूसरा अगर वर्ड लिखना है तब वहां पे स्पेस देंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको दिक्कत आती है कि जब आप इंडेंट ये बटन दबाएंगे तो पूरा का पूरी लाइन जो है खिसक जा रही है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग? यस सर। अब यहाँ पे क्या करोगे आप? यहाँ पे तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप टैब के थ्रू करोगे तभी जो है अगर ऐसा होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, और हमेशा ये आप ध्यान दीजिएगा कि केवल इसी के लिए नहीं, अगर कहीं से कुछ कॉपी करते हैं वेबसाइट से, किसी ई बुक्स से जिसको आपको साइट करना है, तो उसको आप सेलेक्ट करिएगा। सबसे पहले जितना भी कंटेंट है उसको सेलेक्ट करिएगा, उसको कॉपी करिएगा। कॉपी करने के बाद आप नोट पैड पे ले जाइएगा इसको। आप नोट पैड खोलिए, नोट पैड खोलने के बाद उसको वहां पे पेस्ट करिए। पेस्ट करने के बाद फिर इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करिए, कंट्रोल सी से कॉपी करिए और फिर लाके यहीं पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद अब आप देखेंगे कि इंडेंट दबा रहे हैं तो फिर केवल पहली लाइन जहां पे आपने कर्सर रखा है, जिस लाइन को आपको मूव कराना है वही मूव हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है पता है आपको? कोई बता सकता है?
चलिए मैं बताता हूं। ये जो पहले जो ये लाइन लिखी हुई थी उसमें कुछ अलग तरह की फॉर्मेटिंग थी। जब हम नोट पैड पे ले जाके पेस्ट कर देते हैं तो उसकी सारी फॉर्मेटिंग खत्म हो जाती है। तो क्योंकि जब हमें पता नहीं होता कि उसमें कौन कौन से जो है टूल्स यूज किए गए हैं, तो फिर हम नोट पैड पे ले जाके जब पेस्ट करते हैं और वहां से कॉपी करते हैं, तो नोट पैड एक ऐसा ऑप्शन होता है कि जहां पे केवल वर्ड, स्पेस और इसी तरह की जो सिंपल चीजें होती हैं बस वही वहां पे एप्लीकेबल होती हैं। तो इसलिए जो है ये बटन यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, टैब बटन। नहीं तो फिर आप देख रहे थे कि पूरी की पूरी लाइन जो है राइट की तरफ मूव कर रही थी। आ गया सबको समझ में? जब कभी भी आप कहीं वेबसाइट से या किसी ई बुक से कोई भी चीज कॉपी करते हैं तो उसको आप जरूर नोट पैड पे पहले ले जाइएगा, फिर वहां से कॉपी करके तब अपने जो है थीसिस में उसको डालिएगा। और भी जब डायरेक्ट कोटेशन रहेगा तो उसको डबल इंटेड कामा में डालिएगा, या अगर इन टेक्स्ट साइटेशन देना है तो उसको भी डबल इंटेड कामा में करिएगा। ब्लॉक कोटेशन करना है तो फिर आप उसको इंडेंट करके करिएगा। उसके लिए अभी साइटेशन में उसका हम जिक्र करेंगे। एक चीज और है इसमें कि जब हम नोट पैड पे ले जाते हैं तो उसमें जो हम डबल इंटेड कामा देखते हैं या जो एपोस्ट्रोफी देखते हैं, वो एपोस्ट्रोफी या डबल इंटेड कामा दो तरीके का होता है। एक तो करली होता है और दूसरा जो है स्ट्रेट होता है। करली और स्ट्रेट आपको टाइप करके मैं दिखा देता हूं कि कैसा होता है। ये जो अभी टाइप हो रहा है, ये देखिए, ये स्ट्रेट इसको कहते हैं। दिख रहा है? ये स्ट्रेट होता है। यस सर। लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये करली होता है। ठीक है, तो करली और स्ट्रेट, आप जब कोई भी चीज कॉपी करते हैं वेबसाइट से, ई बुक से, तो वो आपका हमेशा स्ट्रेट में आता है, और जो कुछ भी आप टाइप करते हैं टाइम्स न्यू रोमन में तो वो करली में होता है। तो वो डिफरेंस हो जाता है आपके कोटेशन मार्क में, आपके एपोस्ट्रोफी में, कुछ भी जो है। तो उसको सही करने के लिए आप भी ये नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर उसको सेलेक्ट करके वो उसका फॉन्ट आप चेंज करेंगे तब वो ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, मैंने टाइम्स न्यू रोमन किया सिलेक्ट करके, तो ये हो जाता है सही उसी तरीके का। तो ये हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि कोई डिफरेंस ना आने पाए। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए आपकी थीसिस में, आपके रिसर्च पेपर में। किसी तरीके का कोई भी जो है डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे जो एक अच्छा रीडर है उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव आपका नहीं पड़ता है। जो ध्यान देने वाले हैं वही ध्यान देते हैं हालांकि इन सब चीजों को, लेकिन आपको थीसिस लिखना है तो उसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। अब हम चलते हैं, और भी ऑप्शन क्या है। इंडेंटिंग लॉन्ग कोटेशन। अगर लॉन्ग कोटेशन है तो फिर उसको आप इंडेंट करते हैं 0.5 इंच। कोई बता सकता है कि लॉन्ग कोटेशन क्या होता है? चलिए मैं बताता हूं। लॉन्ग कोटेशन, अगर आप एपीए स्टाइल यूज कर रहे हैं, एपीए हैंडबुक यूज कर रहे हैं, तो 40 वर्ड से ज्यादा अगर कोई भी लाइन आप कोट करना चाहते हैं और 40 वर्ड से ज्यादा है तो फिर उसको आप लॉन्ग कोटेशन में रखते हैं या ब्लॉक कोटेशन में रखते हैं। लॉन्ग कोटेशन कैसा होता है या ब्लॉक कोटेशन कैसा होता है उसका भी एग्जांपल देंगे आपको, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। लेकिन अगर आप एमएलए हैंडबुक यूज कर रहे हैं तो इसमें एक ऑप्शन होता है 4 लाइन का। अगर 4 लाइन से कम है तब तो फिर हम उसको इन टेक्स्ट साइटेशन करेंगे, अगर 4 लाइन से ज्यादा है तो फिर हम उसको ब्लॉक कोटेशन में यूज करेंगे। चलते हैं वर्ड पे, वहां पे देखते हैं कि कैसे जो है ये दिखता है। सपोज ये लाइन है, इसको आपको ब्लॉक कोटेशन बनाना है। तो ब्लॉक कोटेशन बनाना है तो इसको आप राइट साइड 0.5 इंच कर देते हैं।
ये आपका ब्लॉक कोटेशन हो गया। इसमें भी स्पेसिंग सेम रहेगी, इसमें स्पेसिंग कम करने की जरूरत नहीं है। ये आपका ब्लॉक कोटेशन हो गया, ठीक है। और जो इसका जो है सिग्नल फ्रेज वाली लाइन होगी कि इस राइटर ये कहते हैं या इस बुक में ये कहते हैं, उसमें आप जनरली ये ध्यान देंगे कि कॉलन आना चाहिए। ये दो दो बिंदी है वो आनी चाहिए, या तो फिर डैश आना चाहिए। डैश कितने तरीके के होते हैं? एक जो डैश होता है, हाइफन होता है, उसको आप यहां पे यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा एक ब्लॉक कोटेशन बनाने के लिए। और कैसे आपको पता चलेगा कि 40 वर्ड है या नहीं है? 40 वर्ड को पता करने के लिए आप वर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे। अब मैंने देखिए वर्ड्स सारे सिलेक्ट कर लिए हैं और यहां पे बता रहा है ये कि 111 वर्ड्स हैं, मतलब 111 वर्ड हैं ये। तो आप समझ लीजिए कि 40 वर्ड से ज्यादा है तो इसको हम ब्लॉक कोटेशन में रख सकते हैं। लेकिन ये भी जान लीजिएगा कि किसी भी थीसिस में और किसी भी रिसर्च पेपर में 30% से ज्यादा कोटेशंस हम नहीं यूज कर सकते हैं। बहुत जो बेहतरीन पेपर होता है रिसर्च पेपर, उसमें यह कहा जाता है कि 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम थीसिस की बात करें तो 30% से ज्यादा हम कोटेशंस यूज नहीं कर सकते, वो भी डायरेक्ट कोटेशंस। डायरेक्ट कोटेशन का मतलब जिसको हम डबल इंटरेड कामा में लिखते हैं, जो इंटेक्स साइटेशन होता है, या ये जो ब्लॉक कोटेशंस होते हैं। ये आप लोग समझ रहे होंगे, ये हमारा ब्लॉक कोटेशन है। इसको लॉन्ग कोटेशन भी कहते हैं। 40 वर्ड से ज्यादा होगा या 4 लाइन से ज्यादा होगा तभी हम इसमें लिखते हैं। अगर इससे कम होता है तो फिर हम डबल इंटरेड कामा में करके इसको हम पैराग्राफ में ही लिख देते हैं। लेकिन एक समस्या ये आती है कि अगर कोई पोयम की लाइन हो तो वो कैसे हम लिखते हैं? तो पोयम की लाइन के लिए एक दूसरा ऑप्शन होता है इसमें। सपोज ये संस्कृत का श्लोक है, सरस्वती, 2 लाइन ही लिखना। ये देख रहे होंगे 4 लाइन में लिखा हुआ है। ये टोटल 8 लाइन की वंदना है जिसमें 4 लाइन लिखी हुई है। तो इसमें करते क्या है, इसका पहले फॉन्ट साइज हम कम कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। अगर हमें इसको इन टेक्स्ट साइटेशन देना है, एक पैराग्राफ में ही लिखना है और 2 लाइन हमें लिखना है, तो इसके लिए हम करते क्या है, हम ये स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। स्लैश हमारे क्या करता है, ये लाइंस को डिवाइड करता है। ये बहुत जरूरी हो जाता है। आप कॉमा नहीं यूज कर सकते हैं, आप जो है फुल स्टॉप नहीं यूज कर सकते हैं हिंदी का। आप ये स्लैश वर्ड यूज करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है।
से कम हो या 40 वर्ड से कम हो। तो इसको कैसे करेंगे? अब तो यहाँ पे बहुत एक ऑप्शन आपको मिलता है कि मान लीजिए ये इतनी लाइन आपको जरूरत नहीं है, जो मेन लाइन है आपकी ऊपर वाली है और नीचे वाली है। तो इसको क्या करिए आप, इसको आप अगर इन टेक्स्ट साइटेशन कर रहे हैं तो आप डिलीट कर लीजिए और ये 3 डॉट का यूज कर लीजिए आप। 3 डॉट का यूज, इसको इलिप्सिस कहते हैं, इसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। ये कोई भी चीज ओमिट करना है आपको तब जो है इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप वर्ड्स ओमिट कर रहे हैं, कुछ लाइंस ओमिट कर रहे हैं, तब हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंगल डबल इनवर्टेड कामा है उसको आपको सिंगल इनवर्टेड कामा कर लेना होगा, क्योंकि डबल इनवर्टेड कामा में के अंदर जितने भी आप डबल इनवर्टेड कामा के आइटम होंगे उनको सिंगल इनवर्टेड कामा में करके लिखते हैं। समझ में आ रहा होगा? डबल इनवर्टेड कामा में अगर आपको डबल इनवर्टेड कामा की कोई चीज लिखते हैं तो उसको सिंगल इनवर्टेड कामा में अंदर कर लीजिएगा, क्योंकि आप डबल इनवर्टेड कामा के बीच अंदर जो है डबल इनवर्टेड कामा पुनः नहीं यूज कर सकते हैं, इसलिए जो है ये किया जाता है। और इंग्लिश में जो है अगर कोई कर रहा है इसको ओमिट, तो उसमें क्या कर सकता है, जितनी बड़ी लाइन है उतनी जो है ये डॉट इस तरह से यूज कर सकता है, और जितनी लाइन ओमिट कर रहा है उतनी कर सकता है। तो हिंदी और संस्कृत के लोग हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। अगर प्रोज का है तब तो आप 3 डॉट दे दीजिए, और कहीं कहीं 3 डॉट की जगह 4 डॉट भी यूज होता है। तो 4 डॉट यूज करने के लिए क्या क्या उसका नियम है कि वो सेंटेंस एंड हो रहा हो तो 3 डॉट के बाद जो है एक डॉट और लगा देते हैं और सेंटेंस को कंप्लीट करता है वो। आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सारे लोगों को? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। सर एक बार यहाँ पे इसको सर एक बार सर रिपीट कर दीजिए सर। बताइए। लास्ट वाला सर जो फॉर्मेटिंग था सर ना, लास्ट वाला यहाँ पे सर जो डॉट्स वाला है सर, डॉट्स वाला। डॉट वाला जी सर। देखिए, अगर पोइट्री है, कविता है कोई, हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि इसमें काव्य और गद्य में जो हम छोड़ते हैं बीच में उसका भी सर समझा, काव्य का अलग और गद्य का अलग। हाँ हाँ, तो जो पोइट्री है, पोइट्री में आप जितनी लाइन छोड़ रहे हैं इस तरह से आप जो है डॉट उतनी ही बड़ी डॉट करिएगा जितनी बड़ी लाइन तक पहुंच रही है। ठीक है, उससे कम ज्यादा ना हो, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 3 लाइन हमने ओमिट किया है, ठीक, लेकिन जी। अगर आप, अब मैं प्रोज लेता हूं, प्रोज इंग्लिश का लेता हूं, इंग्लिश हिंदी कोई भी चल जाएगा आपको। ये आप देख रहे होंगे सेंटेंस पूरा। अब आपको अनरियलिस्टिक यहां से लेकर जो है यहां तक तो आपको चाहिए। ठीक है, फिर आपको ये लाइन जो है ओमिट करनी है। ठीक, इस लाइन को हम ओमिट करते हैं और इसके बाद फुल स्टॉप भी लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे फीमेल के बाद। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें 2-3 तरह का मैं डिटेल आपको ऑप्शन बता देता हूं। इसमें आप 4 डॉट यूज करेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया कि 4 डॉट क्यों यूज किए हैं, क्योंकि एक सेंटेंस पूरा हमने डिलीट किया है। समझ में आ गया आपको? अगर पूरी सेंटेंस डिलीट करते हैं तो हम 4 डॉट देते हैं। अगर सेंटेंस पूरी नहीं डिलीट करते हैं तो फिर क्या होगा, हम 3 डॉट देते हैं। अब देखिए, आपको एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज आपको यहां से यहां तक डिलीट करना है, मतलब ओमिट करना है, डिलीट क्या ओमिट करना है, तो यहां पे भी 4 डॉट देंगे हम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को 4 डॉट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सेंटेंस है पूरा ये। Yes, sir. अब मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं। मान लीजिए इसको यहां से यहां तक ओमिट करना है, तब हम 3 डॉट लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि W जो है आपका वुमन, कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो फिर वो कैपिटल से शुरू होना चाहिए। ठीक है,
तो इसको हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, W को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट का क्या यूज है, ये भी जो है हम बताएंगे। जब आप कोई भी चीज अपडेट करते हैं या कोई भी चीज एडिशनल करते हैं या करेक्शन करते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज वहां पे करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे, क्योंकि हमारा जो W है ये कैसा होना चाहिए, यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए, तो हम इसको कैपिटल कर देंगे। कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो कैसा होना चाहिए, उसमें जो फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होना चाहिए। तो हालांकि इस सेंटेंस में ऐसा हमने नहीं किया क्योंकि ओमिशन किया है, तो यहाँ पे हमने W कैपिटल कर दिया और उसके लिए हमने ये स्क्वायर दे दिया। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं जो अभी इस समय है, तब तो कोई सेंटेंस अगर अभी आज की न्यूज होती है कि PM नरेंद्र मोदी डज दिस थिंग या दैट थिंग, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी न्यूज होती है जो कि पास्ट की न्यूज है लेकिन उस समय करंट में लिखी गई है, जैसे PM मनमोहन सिंह, PM या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह इनॉग्रेट्स द ब्रिज, ठीक है। PM जो मनमोहन सिंह है वो ब्रिज को इनॉग्रेट्स करते हैं, लेकिन ये न्यूज कब की है, 2013 की है। लेकिन अगर हम करंट में लिखना होगा तो कैसे हम करेंगे, PM मनमोहन सिंह, फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे, मैं यहां लिख के दिखाता हूं, PM मनमोहन सिंह। अब यहां पे आपको लिखना क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको यहां लिखना होगा फॉर्मर PM, ठीक है, क्योंकि इस समय तो PM है नहीं। वो समझ में आ रहा लोगों को? जी जी सर। जो साइंस वाले हैं उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब कोई लेटेस्ट डेटा देते हैं और कैसे करते हैं वो। तो फॉर्मर PM इनॉग्रेट्स द ब्रिज, तो इनॉग्रेट्स क्या है ये भी नहीं होगा ना, क्योंकि भाई पास्ट की बात कर रहे हैं, तो उस समय का जो है आप लाइन कोट कर रहे हो आप। सपोज इसको हम डबल इंटरेट कमांड कर देते हैं, ये हम डबल इंटरेट कमांड कर देते हैं, लेकिन ये गड़बड़ हो रहा है क्योंकि आप उस समय की लाइन 2013 की लाइन को आप कोट कर रहे हैं, लेकिन आप 2022 में हैं, तो ये लाइन जो है इसमें आपको करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इनॉग्रेट्स की जगह क्या हो जाएगा, एस को हटा के आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ऐड करेंगे और ये अब क्या हो गया, PM फॉर्मर PM मनमोहन सिंह इनॉग्रेटेड द ब्रिज। अब ये आपका सेंटेंस करंट में सही हुआ, ठीक है, क्योंकि आप 2022 में, ये आप देख रहे हैं कि करेक्शन कर रहे हैं आप, इनॉग्रेट्स होगा ही नहीं क्योंकि उस समय की बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन अब आप इसको पास्ट में अब लिख रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना होगा आपको। और फॉर्मर PM हो गए हैं, उस समय तो वो PM थे लेकिन इस समय जो है ये फॉर्मर हो गए हैं, मतलब भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री हैं वो हो गए हैं। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप करेक्शन कर रहे हैं और कोई चीज अपडेट कर रहे हैं तब हम यहाँ पे करते हैं। आपको समझ में आ गया कि स्क्वायर ब्रैकेट हम क्यों यूज करते हैं? यस यस सर, यस सर। और ये इलिप्सिस समझ में आ गया, जो हम 3 डॉट का कहाँ यूज करते हैं और 4 डॉट कहाँ यूज करते हैं, जब हम कोई भी चीज ओमिट करते हैं तब यूज करते हैं। 3 डॉट जब हम सेंटेंसेस को नहीं, कुछ वर्ड्स को ओमिट करते हैं तब 3 डॉट का यूज करेंगे हम, और 4 डॉट का यूज कब करेंगे, जब हम पूरा सेंटेंस ओमिट कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। सेंटेंस में क्या होगा, एक से अधिक जब वाक्य हम लोप करेंगे तो सर, तो उसमें भी यही होगा, मतलब
फोर ही डाट आएंगे, मैक्सिमम 4 डाट ही आएंगे। ये नहीं कि 5 सेंटेंस आप डिलीट किए तो 5 जो है 5 इसका जो है पीरियड इसका दे दिए सेंटेंस का और 3 उसका, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम आप 4 डॉट ही देंगे, ठीक है। और सर ये ब्रैकेट वाला जो है ये हिंदी साहित्य में भी प्रयुक्त होता है सर? हिंदी साहित्य में भी कर सकते हैं। देखिए हिंदी साहित्य और संस्कृत में बहुत जो है गाइडलाइंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप जितना बेहतर कर सकते हैं, जितनी चीजें जो है आप ऐड कर सकते हैं उतना ही बेहतर होगा। लेकिन आपका जो सुपरवाइजर है और आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो दोनों एक्सेप्ट करते हैं इसको। ये बहुत ही मायने रखता है कि जो आपका इंस्ट्रक्टर है, जो आपका सुपरवाइजर और आपकी यूनिवर्सिटी क्या रूल जो है उनको पता है कि नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो ये रूल उनको पता नहीं होता है और वो कह देते कि नहीं नहीं ये तो गलत है। तो ये चीजें होती हैं। तो एक बार उनसे उनके कांटेक्ट में रहिए और उनको बताइए कि सर ऐसा होता है एमएलए में, अगर आप अलाउ करें तो फिर हम इसको जो है ऐड कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। सर केस और सर कल एक प्रश्न और पूछना चाह रहा था मैं कल। जी जी कल मेरा एक प्रश्न और था, जब आपने फॉन्ट बताया था सर टाइम्स न्यू रोमन इंग्लिश और साइंस के लिए बताया था सर, हिंदी के लिए भी जो मानक फॉन्ट हमारे मान्य हैं वो कौन कौन से रहेंगे सर? देखिए हिंदी के लिए पहले तो कई तरह के चलते थे, जैसे चाणक्य चलता था, कृतिदेव चलता था। लेकिन आज के समय में क्योंकि प्लेजरिज्म रिपोर्ट आपकी भी निकालनी होती है, तो यूनिक कोड से रिलेटेड जितने भी फॉन्ट हैं हिंदी और संस्कृत के वो जो है एक्सेप्टेबल हैं। अब आपकी यूनिवर्सिटी क्या एक्सेप्ट करती है इसको तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि मंगल और कोकिला फॉन्ट हिंदी के लिए उपयुक्त फॉन्ट है और उसकी मतलब लिखावट भी बड़ी अच्छी लगती है। कोकिला की, मंगल की तो नहीं, कोकिला की जो है लिखावट बहुत अच्छी लगती है। अभी मैंने एक वो थीसिस डाउनलोड की हिंदी की जो है, तो उसमें मैं देखा कि कोकिला ही का ही यूज किया गया, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की थी जो है। तो वो जो है अगर आप यूज करना चाहें तो कोकिला फॉन्ट यूज करिए और आपको ऑनलाइन मिल भी जाएगा और उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा आप अपने सिस्टम में। और दूसरी चीज ये कि इसकी जो फॉन्ट साइज होगी 17 होगी। कोकिला की जो फॉन्ट साइज होगी 17 होगी। अगर इसको हेडिंग में लिख रहे हैं तो हेडिंग में इसकी फॉन्ट साइज लोग 22 यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई हेडिंग देना है आपको तो उसकी फॉन्ट साइज क्या होगी, 22 होगी। उसको बढ़ा देते हैं लोग और बोल्ड हो जाती है हेडिंग, ठीक है। और किसी का कोई सब हेडिंग साइज उसमें सब हेडिंग साइज क्या रहेगा सर, जब हमने लेवल्स पढ़े थे कल हिंदी में? आप एमएलए को फॉलो करेंगे, ठीक है। एमएलए को फॉलो करेंगे, पहला बोल्ड कर देंगे, दूसरा लेवल आएगा तो उसमें आप बोल्ड हटा देंगे, तीसरा वाला इटैलिक्स कर लेंगे आप, तो ये आपका हेडिंग का लेवल बन जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लिटरेचर और लैंग्वेज के जितने भी लोग हैं एमएलए हैंडबुक फॉलो करेंगे। हालांकि इंडिया में जैसे हिंदी संस्कृत में इस तरह के कोई अभी बुक ऐसी ऑथेंटिक बुक नहीं आ गई जो हर जगह एक्सेप्टेबल हो। तो हर यूनिवर्सिटी अपनी गाइडलाइन इशू करती है कि इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना पड़ता है। अगर आप जेएनयू की थीसिस देखेंगे तो वहां डिफरेंट रहेगी, डीयू की थीसिस देखेंगे डिफरेंट रहेगी, बीएचयू की थीसिस देखेंगे वो डिफरेंट रहेगी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की थीसिस देखेंगे वो डिफरेंट रहेगी। तो हर यूनिवर्सिटी अपनी गाइडलाइन इशू करती है और रफली जो है सारे नियम वैसे ही फॉलो होते हैं, बस थोड़ा बहुत जो है चेंज होता है एमएलए के अकॉर्डिंग। जी सर, जी धन्यवाद सर। सर ये जो एलिप्सिस वाला है ये एपीए स्टाइल वालों के लिए भी है? सबके लिए है, सबके लिए है। देखिए एपीए स्टाइल वाले ना, पहली बात तो 2 चीज नहीं करते हैं। 2 चीज करने का मतलब कि वो ब्लॉक कोटेशन यूज ही नहीं करते हैं। आप बहुत सारे थीसिस देखेंगे, बहुत सारे रिसर्च पेपर देखेंगे, वो पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग ज्यादा करते हैं। ब्लॉक कोटेशन जो है या लॉन्ग कोटेशन यूज नहीं करते हैं। जब लॉन्ग कोटेशन यूज करने की बात आती है तभी जो है इलिप्सिस का यूज होता है। कुछ मैं टाइपिंग रूल्स आपको जो है डिस्कस करूंगा, वो बहुत जरूरी है, जो सारे लोगों को जानना चाहिए। चाहे आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, चाहे आप कुछ भी लिख रहे हो डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, उसके लिए जरूरी है। क्योंकि मैं जब बुक एडिट करता हूं तो बहुत सारे ऐसी रिसर्च पेपर आते हैं मेरे पास
कि मेरा देख के दिमाग जो है एकदम खिन्न हो जाता है कि मतलब ये लोग टाइपिंग नहीं कर पाए हैं और तो ये पेपर की फॉर्मेटिंग नहीं कर पाए हैं, तो कैसे जो है ये इनके पेपर को हम एक्सेप्ट करें। तो इसके टाइपिंग रूल को हम देखते हैं। ठीक है, आज ही मैंने इसको बनाया है। आप देखिए इसमें साइन मैंने दिया है, नाम दिया है, कैसे करेक्ट एग्जाम्पल क्या है, इनकरेक्ट एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम पीरियड का। पीरियड जो फुल स्टॉप जिसको कहते हैं, दिख रहा है आप सभी लोगों को? यस सर। ये क्या है? पंक्चुएशन रूल्स फॉर टाइपिंग। ये रूल्स आपको जो है फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप सही ढंग से अपनी थीसिस लिखना चाहते हैं तब, या जब आप आपका टाइप राइटर जो है वो लिख कर देता है आपको पेन ड्राइव में, तो आप अपने सिस्टम पे लेकर आते हैं, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। हालांकि टाइप राइटर इस तरह की गलती नहीं करता है, फिर भी बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं। अगर आपको पता होगा तो फिर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये सेशन लंबा चलने वाला है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। आप लोग जो है सीट बेल्ट अपनी बांध लीजिए। जी तैयार है सर, तैयार है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तब, नहीं तो फिर इसको वाइंड अप कर लेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरा सबसे सुन पहले रही पीरियड है। रेडी है। फुल स्टॉप जब हम यूज करते हैं तो यूज वन स्पेस आफ्टर अ पीरियड, नॉट बिफोर। अगर कोई हम वर्ड लिख रहे हैं तो उसके पहले जो है हम अगर पीरियड लगाते हैं तो उसमें गैप नहीं होना चाहिए। जहां पे सेंटेंस खत्म होता है तुरंत बाद पीरियड आ जाना चाहिए, स्पेस उसके बीच में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस जब शुरू करने वाले हैं तब जो है वहां पे हम इसमें स्पेस का यूज करते हैं। जैसे ही लेफ्ट द सिटी, आप देख रहे होंगे ही लेफ्ट द सिटी, सिटी के तुरंत बाद जो है पीरियड का इस्तेमाल कर दिया गया है, ये सही यूज है। एक दूसरा एग्जांपल मैं लिया हूं मिस्टर का, मिस्टर मिसेस, वहां पे भी जो है अगर आप डॉट लगाना चाहते हैं, पीरियड लगाना चाहते हैं तो तुरंत बाद लगाएंगे, उसमें जो है स्पेस आप नहीं देंगे। जैसे एमआर के बाद आपको स्पेस नहीं देना है या सिटी के बाद आपको स्पेस नहीं देना है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए इनकरेक्ट है, तो जब आप वर्ड पे टाइप करेंगे तो इस तरह सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। नॉट ऑडिबल सर। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, वॉइस नहीं आ रही है। हाँ वॉइस नहीं आ रही है सर वॉइस नहीं आ रही। हाँ ठीक ठीक, रिकनेक्ट होगी सर। वेट कीजिएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हो रहे हैं, करेक्ट आ रहे हैं सर। का कामा में भी यही सेम सिस्टम होता है कि वर्ड की तुरंत बाद जो है कामा आ जाना चाहिए, उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। और लेकिन कामा के बाद स्पेस होता है, तो यूज वन स्पेस आफ्टर अ कामा, नॉट बिफोर। कामा के पहले आप यूज नहीं करेंगे, उसके बाद आप यूज करेंगे। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, यू ही एंड आई एंजॉयड द मूवी, तो आप यू के बाद देख रहे होंगे कामा, ये कामा जो है यू के तुरंत बाद आया है, स्पेस नहीं है। अब देखिए जब इसको आप टाइप करेंगे तो फिर अगर गलत टाइप करेंगे तो आपको वर्ड भी इंडिकेट कर देगा, और फिर आप इस तरह से राइट क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यू एंड ही में आप एक ये भी ऑप्शन हो सकता है कि आप कॉमा के बाद भी जो है स्पेस नहीं दे रहे हैं। कॉमा के पहले नहीं स्पेस होता, लेकिन कॉमा के बाद में स्पेस होता है, तो ये स्पेस देना जरूरी है, तो आप इसको स्पेस दे सकते हैं। कॉलन, कॉलन का यूज जो है जनरली आप जब लॉन्ग कोटेशन या ब्लॉक कोटेशन लिख रहे होते हैं तब इसका यूज होता है। और इसका यूज जो है जैसे आप प्ले या कोई
स्पीच होती है या प्ले में कैरेक्टर्स होते हैं, तो हर कैरेक्टर्स अपनी अपनी स्पीच करते हैं, तो फिर उस कैरेक्टर के बाद एक कॉलन लग जाता है। कॉलन क्या करता है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, कोटेशन देता है, ये सब काम करता है कॉलन। तो इसके बाद भी जो है आप स्पेस का यूज नहीं करेंगे। जैसे माई सन हैज मेनी थिंग्स, फिर यहाँ कॉलन लग गया, पर्स, बेल्ट, हैट, गिटार, पियानो एटसेट्रा। तो आपको ये देखना होगा कि जो कॉलन है उसके पहले स्पेस नहीं दिया गया है, उसके बाद स्पेस दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉलन के पहले भी स्पेस दे दिया गया है, तो यह रॉन्ग बताने लगा है, तो इसको आप सही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉलन दे रहे हैं टाइटल केस में, मतलब अगर कोई टाइटल लिख रहे हैं आप, वहां पे कोई जो है कॉलन दे रहे हैं, तो फिर वहां की स्थिति अलग हो जाती है, क्योंकि आप देख रहे हैं भगत सिंह कॉलन अ फ्रीडम फाइटर। और फ्रीडम फाइटर में ए देख रहे होंगे आप, ये कैपिटल से लिखा हुआ है, क्योंकि कॉलन के बाद अगर आप टाइटल केस में लिख रहे हैं तो वो कैपिटल में आएगा, अदरवाइज वो स्मॉल में आता है। ठीक है, सेमी कॉलन को देखिए आप। सेमी कॉलन जब आप यूज करते हैं तो सेम ऐसे ही होता है जैसा कि पीरियड में, कॉमा में और कॉलन में होता है। लेकिन सेमी कॉलन का यूज कहां पे होता है, ये कॉमा से बड़ा ऑप्शन होता है। ठीक है, जहां कभी आप कॉमा यूज करते हैं, जैसे 2-3 कॉमा आपको यूज करना है, तो उसमें आप एक सेमी कॉलन का यूज कर सकते हैं। तो आई वॉज इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, आई सिलेक्टेड इट फॉर माई ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे हम सेमी कॉलन का यूज किए हैं, उसके पहले हम स्पेस नहीं देते हैं। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के पहले भी हम स्पेस नहीं देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जो इनकरेक्ट वाली कॉलम में है, यहाँ पे दिया हुआ है और ये ऐसा शो कर रहा है। एक्सक्लेमेशन मार्क में भी ऐसे ही होता है, उसके पहले स्पेस नहीं देना है, लेकिन इसके बाद स्पेस देना होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को जानना चाहिए। सैलेन जी आप भी देखते रहिएगा इसको। हाइफन, एम डैश और डैश, मतलब डैश 3 तरीके के होते हैं। एक हाइफन होता है और एक बड़ा डैश होता है, एक छोटा डैश होता है, और हाइफन जो है इस छोटे डैश से छोटा होता है। ठीक है, तो हाइफन कहाँ यूज होता है पहले ये जान लीजिए। जब हाइफन यूज करते हैं तो इसके दोनों तरफ कोई भी हम स्पेस नहीं देते हैं। हाइफन जो है एक कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए होता है। कंपाउंड वर्ड मतलब 2 वर्ड को जब हम जोड़ते हैं तो कंपाउंड वर्ड होता है। जैसे हिंदी में माता पिता, चाचा चाची और भाई भतीजावाद, 1-1, 2-2, इस तरह में जो उसमें हम छोटे ये इस लाइन को यूज करते हैं, इसको हाइफन कहते हैं। हाइफन जो है सबसे छोटा होता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम शार्प विटेड, क्लोजअप, वन साइडेड, इसमें हम यूज किए हैं। तो इसके दोनों तरफ जो है ये स्पेस नहीं होना चाहिए। वर्ड आएगा, हाइफन लगेगा, फिर तुरंत दूसरा वर्ड आ जाएगा। इसमें हम स्पेस का यूज नहीं करते हैं। एम डैश और एन डैश, इसको आप जान लीजिए, ये दोनों हाइफन से बड़े होते हैं। तो एन डैश जो है, अब इसके नाम पे जाइए आप, देखिए एम डैश लिखा हुआ है, एन डैश लिखा हुआ है, तो इसी से पता चल जाता है। जब आप एम लिखते हैं तो वो ज्यादा स्पेस लेता है, ठीक है, और एन लिखते हैं तो आप कम स्पेस लेता है। तो इसकी जो इटिमोलॉजी है, जो इसकी इस शब्द की उत्पत्ति हुई है कि एम डैश है, तो उसको इसलिए नाम दिया गया है कि एम जो है बड़ा, ज्यादा स्पेस लेता है और बड़ा रहेगा, और एन डैश जो है वो थोड़ा छोटा है, क्योंकि एन लिखने में जो अल्फाबेट का एन होता है उसको लिखेंगे तो वो कम स्पेस लेता है एम के अपेक्षा। ठीक है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जो बड़ा वाला डैश है इसका यूज हम करते हैं जहां पे कॉलन का यूज करते हैं, मतलब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा जो है बातें बताने के लिए, तब हम जो है इसका यूज करते हैं। जैसे आई हैव 3 डॉग्स, अब 3 डॉग्स हमने लिख दिया, तो इसके बाद हमने डैश दे दिया या कॉलन दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हम उन कुत्तों का नाम बता दे रहे हैं कि शेरा, रॉबिन एंड टीटू, ये हमारे कुत्ते हैं। तो ये जो डैश है, जो एम डैश जिसको कह रहे हैं हम, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, इसका हम यूज करते हैं, और इसके दोनों तरफ भी जो है हम स्पेस का यूज नहीं करते हैं। तो आप लोग ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्पेस कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं करना है।
एन डैश पे आते हैं। एन डैश कहाँ पे यूज होता है? जो थोड़ा स्पेस से छोटा होता है, सॉरी डैश से छोटा होता है और हाइफन से बड़ा होता है। इसके भी दोनों तरफ हम स्पेस का यूज नहीं करते हैं। और इसको जैसे रोल नंबर 9 to 15 ये हमें शो करना है, तो फिर हम यहाँ पे एन डैश का यूज करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे हाइफन का यूज करते हैं, जो कि गलत है। हाइफन केवल कंपाउंड वर्ड के साथ लगता है। तो इसके लिए जो है आप वर्ड में क्या करेंगे, वर्ड में आपके पास ऑप्शन होता है, इसको आप कंट्रोल एल्ट और जो माइनस बटन है उसको आप दबाते हैं तो ये मिल जाता है। कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाते हैं तो ये होता है। या तो फिर अपने से आप असाइन भी कर सकते हैं कि किस की पे हमारा ये वर्ड ये आ जाए। कभी कभी आपको कुछ ऐसी चीजें, जैसे हिंदी वाले हैं, हिंदी वालों को अगर क्रम लिखना है या क्र लिखना है, तो फिर क जो है में जो र लगता है वो सही से नहीं आता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उनको इंसर्ट ऑप्शन में जाना चाहिए। इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे सिंबल्स होते हैं, इस सिंबल्स में जाना चाहिए उनको और मोर सिंबल्स में यहाँ पे क्लिक करना चाहिए। यहाँ पे कृति देव या कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो उनको इसमें वो सब सारे जो है सिंबल्स मिल जाते हैं। देखिए इसमें उर्दू के भी हैं, इसी में से वो क्र जो है सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें बहुत सारे सिंबल्स दिए हुए हैं, जैसे यहां पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे द में ध लगना या स्र कैसे लिखना है, क्र कैसे लिखना है, ये सब सारे ऑप्शंस आपको सिंबल्स में मिल जाएंगे। तो जो क्र सही से लिखा जाता है जो हिंदी में, वो जो आप टाइप करते हैं तो उसमें सही से नहीं आता है, तो यहां से आप कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है क्र, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। कभी भी आपको हिंदी में लिखना हो तो जहां कोई भी आपको वर्ड भी अगर नहीं मिल रहा है तो फिर यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ह में कैसे कैसे किस तरह से लगा हुआ है, यह लगा हुआ है, इसको ये सिंबल्स के थ्रू आप जो है गेन कर सकते हैं, यहाँ से पता कर सकते हैं। और यहाँ पे इंसर्ट बटन दबाएंगे तो जहां आप लिख रहे हैं, जहां पे कर्सर है वहां पहुंच जाएगा ये। ठीक है, तो ये जो एंड डैश है इसमें भी आप क्या करेंगे, स्पेस इधर उधर दोनों तरफ नहीं देंगे, आइदर साइड यू विल नॉट यूज स्पेस। अब आता है राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट जो आप बहुत यूज करेंगे जब आप किसी जो इंटेक्स साइटेशन होता है, इसको पैरेंथेसिस भी कहते हैं, इसको जो है पैरेंथेटिकल साइटेशन, ये जो हमने दिया है, इसको आपको अगर साइटेशन की लैंग्वेज में बात करें तो इसको कहते हैं पैरेंथेटिकल साइटेशन, इसको कहते हैं। पैरेंथेटिकल साइटेशन क्या होता है, जो हम ब्रैकेट में कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं साइटेशन से रिलेटेड, वो पैरेंथेटिकल साइटेशन होता है। तो इसके ब्रैकेट जब शुरू होता है तब हमारा स्पेस होना चाहिए और इसके बाद स्पेस होना चाहिए, और अंदर जो कुछ भी लिख रहे हैं अगर कई वर्ड हैं तब उसमें स्पेस होना चाहिए, लेकिन ब्रैकेट के तुरंत बाद जो है स्पेस नहीं लगता है। जैसे आप और अंदर कुछ लिखते हैं तो उसमें स्पेस नहीं रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो गलत है, यहाँ पे ये खुद ही बता रहा है कि शेक्सपियर और ब्रैकेट जो शुरू हुआ है उसके बीच पे स्पेस है, तो इस यहाँ से सही कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए गैप दिखा रहा है, इसको भी यहाँ से सही कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीजें यहाँ पर होती है स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट जैसे आई
जैसे एक भारती मुखर्जी का स्टेटमेंट है कि आई एम एन अमेरिकन नॉट एन इंडियन अमेरिकन, ये उनका स्टेटमेंट है। लेकिन अब कहीं आप लिख रहे हैं तो फिर आई किसके लिए यूज हुआ है ये पता नहीं है। तो भारती मुखर्जी का नाम अगर आप यहाँ डाल देते हैं तो फिर जो है ये क्लियर हो जाता है कि आई यहाँ पे कौन है। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में कर रहे हैं। लेकिन जब आप कोटेशन लिख, इसका जो पैरेंथेटिकल साइटेशन देंगे, इंटेक्स साइटेशन देंगे, तो वहां पे लिखना होगा कि पैरेंथेसिस माइन या माई पैरेंथेसिस, दो चीज आप लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो पैरेंथेसिस आपने यूज किया है, ये पैरेंथेसिस यूज किया है आपने, ये आपका है। कोई भी चीज एम्फेसाइज कर रहे हैं जो कि आपका अपना है, तब फिर उसको आपको बताना पड़ेगा कि ये आपका है, जो ओरिजिनल जहां से मैं कॉपी किया हूं वहां पर ये नहीं है। ठीक है, तो इसके पास भी जो है, इसके पहले, इस ब्रैकेट के पहले स्पेस हो सकता है और इसके बाद स्पेस हो सकता है, लेकिन अंदर जो भी आइटम शुरू हो रहा है या खत्म हो रहा है वहां पे स्पेस आप यूज नहीं करेंगे। इस सीट को मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, आप लोग उसको देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे रफली आप समझ लीजिए, करली ब्रैकेट का बहुत कम यूज होता है। ये जनरली फिजिक्स और मैथ में यूज करते हैं, इसको फिजिक्स वाले और मैथ वाले यूज करते हैं, बाकी जनरली जो है ये यूज नहीं होता है। लेकिन ये भी जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए ही यूज होता है, और सेम वैसे स्पेस यूज होता है जैसा कि स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट में करते हैं। जैसे आई लव वेजिटेबल्स, फिर हम करली ब्रैकेट में एग्जांपल दे रहे हैं कि कौन कौन से जो है हम वेजिटेबल्स यूज करते हैं। कॉलीफ्लावर हुआ, कैप्सिकम हुआ, ग्रीन बीन्स, पीस, इन माई लंच, मेरे लंच में जो है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे स्पेस कैसे होना चाहिए। अब आता है एलिप्सिस। एलिप्सिस क्या करता है, ये किसी वर्ड को, किसी लाइन को ओमिट करने के लिए यूज किया जाता है कि जिसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। देखिए, पेज बढ़ाना अलग चीज है, लेकिन रिलेवेंट चीज थीसिस में या रिसर्च पेपर में लिखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कोई भी चीज बस इंसर्ट करने के पर्पज से या पेज बढ़ाने के पर्पज से मत करिएगा, उसकी रिलेवेंस हो, जो कुछ भी लाइंस आप कोट कर रहे हैं उसकी रिलेवेंस हो, या तो उसकी रिलेवेंस का बैकग्राउंड तैयार करिए। जैसे आप कोई चीज इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बैकग्राउंड तैयार करिए, एक पैराग्राफ लिखिए, फिर वहां पर लेके जाइए जो है कि इस चीज की जो है जरूरत है, इस कोट की जरूरत है, इस कोटेशन की जरूरत है, जिससे मैं अपनी आइडियाज को, अपने ओपिनियन को सब्सटेंशिएट कर रहा हूं या उसका एग्जांपल दे रहा हूं, उसका मैं प्रूफ दे रहा हूं, उसका एविडेंस दे रहा हूं। ठीक है, तो एलिप्सिस के बाद जो है यूज वन स्पेस आफ्टर एन एलिप्सिस। एलिप्सिस के बाद आप जो है एक स्पेस यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले यूज नहीं कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस जो है शुरू होता है, पैराग्राफ शुरू होता है, तो वहां पे भी आप एलिप्सिस यूज कर सकते हैं जब कोई भी चीज आप ओमिट कर रहे हैं। थ्री जो है डॉट तब यूज करते हैं जब सेंटेंस नहीं रहता है, कुछ वर्ड्स ही रहते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस सहित अगर रिमूव करते हैं तो फिर आपको 4 डॉट्स देने पड़ेंगे, 1 2 3 में, फिर उसके बाद 4 5 6 7। इसके लिए आप क्या कर दिए, डॉट दे दिए, 3 डॉट दे दिए आप। ठीक है, तो आप 3 के बाद तुरंत यहाँ पे जो है 3 डॉट आ जाएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए। कोटेशन मार्क जब आप यूज करते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके पहले स्पेस होता है और इसके बाद स्पेस, इसके बाद जो है स्पेस दे सकते हैं हम। लेकिन जब कोटेशन मार्क शुरू होता है, जो जिसको कोट कहते हैं, जो शुरू होने वाला है इसको हम कोट कहते हैं, जो बंद होने वाला होता है उसको अनकोट कहते हैं हम। तो कोट और अनकोट, जब कोट शुरू होता है तो फिर इसके तुरंत बाद वर्ड आ जाता है, स्पेस नहीं होता है, और जो खत्म होने वाला तो वर्ड के तुरंत बाद आता है, स्पेस नहीं यूज होता है। तो ये चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कोई भी सेंटेंस खत्म होता है, उसका फुल स्टॉप लगने के बाद, या कोई भी जो क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, वो सब लगने के बाद ही जो है आप ये अनकोट करेंगे या उस डबल इंटरेड कॉमा को क्लोज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है पहले इसको बंद कर दिए फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगा रहे हैं। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं कि ये कोटेशन के पहले हमारा फुल स्टॉप आएगा, ये कोटेशन के बाद आएगा हमारा फुल स्टॉप। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये सिंगल इंटरेड कामा है। सिंगल इंटरेड कामा देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सिंगल इंटरेड कामा जो है आप कैसे यूज करेंगे। जैसे आई सेड
आई लव टू रिसाइट वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पोयम है, बहुत ही बेहतरीन पोयम है। तो उसके लिए मैं लिखा हूं, उसका एग्जाम्पल लिया हूं। जैसे वह तोड़ती पत्थर क्या है, पोयम है, वो हमेशा जो है डबल इंटरेड कामा में होनी चाहिए। कोई भी आर्टिकल हो, आर्टिकल का नाम, किसी भी ऐसे का नाम हो, कोई भी जो है पोयम हो, इन सब चीजों को हम डबल इंटरेड कामा में लिखते हैं। लेकिन हम ऑलरेडी डबल इंटरेड कामा यहाँ शुरू कर चुके हैं, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे डबल इंटरेड कामा हम शुरू कर चुके हैं। तो फिर हम डबल इंटरेड कामा हम अंदर नहीं यूज कर सकते हैं। तो जो चीज डबल इंटरेड कामा में आनी चाहिए उसको हम फिर सिंगल इंटरेड कामा में रखते हैं। तो इसलिए हमने वह तोड़ती पत्थर को क्या किया है, सिंगल इंटरेड कामा में कर दिया है। देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अब आते हैं एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी में भी यूज नो स्पेस बिफोर और आफ्टर एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी जैसे डोंट में एपोस्ट्रोफी लगाया हमने, इसके पहले और बाद में भी हम स्पेस का यूज नहीं करते हैं। जैसे राम्स बुक है, तो राम्स, ये एपोस्ट्रोफी में हम न पहले न बाद में एपोस्ट्रोफी के स्पेस लगाए हैं। तो इस तरह की चीजें जो है आपको जानना चाहिए। एट द रेट अगर आप लिख रहे हैं, जो साइंस वाले हैं वो इस तरह के सिंबल्स का यूज करते हैं। और ये एम्परसैंड तो बहुत यूज करेंगे आप, जो एपीए स्टाइल के करने वाले, यूज करने वाले लोग हैं। ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो एम्परसैंड है, ये आप जब साइटेशन करेंगे, तो साइटेशन में जब आप इनटेक्स्ट साइटेशन करते हैं या अपना थीसिस में लिख रहे होते हैं और दो से ज्यादा जब राइटर होते हैं किसी आर्टिकल के, तो हम एम्परसैंड का यूज करते हैं उसमें, या दो राइटर हैं तो उसमें एम्परसैंड का यूज करते हैं, एम्परसैंड का। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा कि जो एम्परसैंड है उसके आगे और पीछे हम स्पेस का यूज करते हैं। हम जैसे यहाँ पे लिखे हैं राम एंड श्याम, इसमें स्पेस हमने हटा दिया है, तो ये गलत है। यहाँ पे देखिए ये सही है, राम और श्याम के बीच में जो एम्परसैंड लगा हुआ है वहां पे स्पेस होना चाहिए। एट जो सिंबल है उसके भी आगे पीछे स्पेस होना चाहिए। लेकिन अगर आप ईमेल में यूज कर रहे हैं तो फिर वहां स्पेस नहीं होता। ईमेल हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि ईमेल जो है हमेशा उसमें कोई भी स्पेस नहीं होता है। ईमेल आईडी में कोई भी स्पेस नहीं होता है, इवन वेबसाइट में भी कोई स्पेस नहीं होता है। इसमें जो ईमेल आईडी होती है वो हमेशा स्मॉल लेटर में होती है, लेकिन आप कैपिटल लेटर में भी लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो जनरली ईमेल आईडी अगर किसी का आप दे रहे हैं, वैसे जनरली जो है इनफॉर्मल वे में, तो आप उसको कैपिटल में लिख सकते हैं, क्योंकि कैपिटल में लिखने में कोई भी जो है उसमें जो लेटर है वो ऐसा नहीं रहेगा कि जो समझ में नहीं आए। नहीं तो अगर आप कर्सिव में लिखते हैं या स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और ईमेल गलत होने पे आपको जो है आपका ईमेल देने का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि फिर कोई भी मैसेज आपको मिल नहीं पाता है। तो हमेशा जो है कैपिटल में देंगे और कैपिटल में भी डालेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईमेल तो कैपिटल में होता ही नहीं है, तो ईमेल कैपिटल में नहीं होता, लेकिन कैपिटल में आप टाइप करेंगे तो वो जो है ऑटोमेटिक जीमेल समझ जाता है, या कोई भी मेल का वो है यूजर है वो समझ जाता है कि ये सही है, इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब हैश का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो हैश के तुरंत बाद जो है स्पेस नहीं लगना चाहिए, तुरंत उसके बाद नंबर आना चाहिए। नंबर और हैश के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। डॉलर में भी यही है कि उस डॉलर के सिंबल में और नंबर के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। उसी तरह परसेंटेज में है कि नंबर के बाद जो है परसेंटेज जब हम यूज करते हैं तो स्पेस नहीं यूज होना चाहिए। स्लैश की बात कर रहे थे हम, जैसे ऑन और ऑफ है, इसमें जो स्लैश यूज किया गया है उसमें दोनों तरफ भी स्पेस हम यूज नहीं करते हैं। तो ये हुआ जो है स्पेस की बात की, कहाँ हम स्पेस यूज कर सकते हैं, कहाँ नहीं यूज करते हैं। इसको हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, जिससे आप जो है समझ जाएंगे कि कहाँ क्या क्या करना है। ठीक है, यस सर। अब आते हैं हम स्पेलिंग पे। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो अमेरिकन स्पेलिंग यूज करते हैं, ब्रिटिश स्पेलिंग यूज करते हैं। प्लीज म्यूट योरसेल्फ दोस हु आर अनम्यूट। तो स्पेलिंग के लिए आप एक डिसाइड करें, जो एपीए
और एमएलए स्टाइल वाले हैं वो तो जानते ही होंगे, जो हिंदी संस्कृत वाले हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनका तो एक ही है। तो हमारे पास जो है कई तरह की स्पेलिंग देखने को मिलती है जिसमें खासकर अमेरिकन और ब्रिटिश स्पेलिंग है। अमेरिकन और ब्रिटिश स्पेलिंग में मैं ये बता दूं कि अगर आप लिख रहे हैं तो आपको ब्रिटिश में लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में आप लिख रहे हैं तो फिर ये ज्यादा ऑथेंटिसिटी देता है आपको, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स हमारे होते हैं उसमें जो कोई भी स्पेलिंग दी जाती है, जो कोई भी पेपर दिया जाता है, तो उसमें जो स्पेलिंग यूज की जाती है वो ब्रिटिश स्पेलिंग ही यूज की जाती है। कोई भी कंपटीशन में अगर कोई स्पेलिंग पूछी जाती है तो ब्रिटिश ही पूछी जाती है, अमेरिकन नहीं पूछी जाती है। लेकिन अगर आप अमेरिकन यूज करना चाहते हैं तो आपको रिसर्च पेपर या थीसिस में आपको लिखना होता है कि आई हैव यूज्ड ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है। बहुत सारे रिसर्च पेपर जो आप भेजते हैं उसमें भी ऑलरेडी ये बताना पड़ता है आपको कि कौन सी स्पेलिंग आपने यूज किया है। आपको बहुत सारी चीजें बतानी होती है जब आप थीसिस लिख रहे होते हैं कि आपने कौन से स्टाइल सीट फॉलो किया है, आपने एमएलए की कौन से एडिशन को फॉलो किया है या एपीए के कौन से एडिशन को फॉलो किया है, आपने जो है स्पेलिंग कौन सी जो है यूज किया है, ब्रिटिश या अमेरिकन, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं कि भले आप ब्रिटिश या अमेरिकन यूज कर रहे हैं, लेकिन सपोज आप ब्रिटिश में लिख रहे हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में लिख रहे हैं, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा सा मैं एक दो डिफरेंस बता देना चाहता हूं। जैसे कलर आप लिखते हैं तो कलर की स्पेलिंग होती है COLOUR, ये ब्रिटिश में होती है COLOUR, लेकिन अगर अमेरिकन में यह स्पेलिंग होगी तो COLOR होता है, ठीक है। जैसे सेंटर लिखना आपको तो CENTRE, ये सेंटर जो होता है ये ब्रिटिश में लिखा जाता है, लेकिन सेंटर अगर आपको अमेरिकन में लिखना है तो CENTER हो जाता है, उसमें TRE होता है ब्रिटिश में और इसमें TER हो जाता है। तो यही कुछ बेसिक से डिफरेंसेस हैं। एस्थेटिक्स लिखना है तो AE उसमें हो जाता है। तो इस तरह से जो डिफरेंसेस हैं, लेकिन आपको ये जानना है कि अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी राइटर का आप अमेरिकन राइटर का जिक्र कर रहे हैं और वो उसने अमेरिकन इंग्लिश यूज किया है, तो जो आप कोटेशन उसका लिखेंगे वो एज इट इज लिखेंगे, मतलब वो अमेरिकन में ही लिखेंगे। वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। अगर आप अमेरिकन जो है वे में इंग्लिश लिख रहे हैं, इसकी स्पेलिंग के रूल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन किसी ब्रिटिश राइटर को आप कोट कर रहे हैं तो जो ब्रिटिश राइटर ने जिस तरह का लिखा है उसी तरीके का आप यूज करेंगे, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं, एक मिनट में मैसेज भी देखते रहता हूं थोड़ा सा। हिंदी के लिए आप बता रहे हैं कि कृति देव ना, तो कृति देव में प्रॉब्लम यह है कि ये प्लेजरिज्म में डिटेक्ट नहीं होता है। पहले लोग यूज किया करते थे, पहले चाणक्य भी यूज किया करते थे, कृति देव भी यूज किया करते थे, बहुत सारे जो है फॉन्ट हुआ करते थे यूज। लेकिन आजकल जो है ऐसे यूनिकोड जो है फॉन्ट यूज करना है आपको जो कि प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर ले। हम लोगों के ऑफिस में जो भी वर्क होता है कृति देव में ही होता है, ठीक है। और एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट कि ऑटो हाइफनेशन जो है उसको आपको ऑफ करना होगा। जनरली ये ऑफ रहता है, लेकिन कभी कभी आप अगर ऑन कर देते हैं तो फिर आप जब कुछ चीज लिख रहे होते तो वर्ड जो लाइन के लास्ट में जो वर्ड होता है वो कट कर जो है वहां पे हाइफन लग जाता है और उसका जो बाकी लेटर है वो दूसरी तरफ दूसरी लाइन में, नीचे वाली लाइन में आ जाता है। आप देख रहे हैं जैसे कॉमर्स, अगर ऑटो हाइफनेशन जो है ऑन रहेगा तो फिर ये ऐसे कॉमर्स जब लिखना होगा तो ऐसे लिख देगा। ये कॉमर्स जो है लास्ट वाली लाइन का जो है लास्ट वर्ड, सॉरी ये लाइन का लास्ट वर्ड है और इसको हम वर्ड में देख लेते हैं एक बार कि ये वर्ड में किस तरह से जो है ये शो होता है। अब ये वर्ड मैंने ले लिया है।
और ये आपको ऑटो हाइफनेशन कहाँ मिलेगा? ये लेआउट में मिलेगा, लेआउट के ऑप्शन में। और यहाँ पे देख रहे हैं नन लिखा हुआ, नन का मतलब कि ये टर्न ऑफ है ऑलरेडी, ठीक है। अगर हम ऑटोमेटिक कर देते हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या आ गया है, ये हर लाइन में तो नहीं होता है लेकिन किसी किसी लाइन में। अब आप देख रहे हैं कि विजुअल में VIS के बाद हाइफन लग गया है और बाकी इसका जो लेटर है यहाँ पे आ गया है, ठीक है, देख रहे हैं ये। उसी तरह रिस्ट्रिक्टेड में री और हाइफन यहाँ पे है और रिस्ट्रिक्टेड यहाँ पे नीचे आ गया है, देख रहे हैं आप लोग। तो Yes, sir. ऑटो हाइफनेशन रहेगा तो फिर ऐसा ही होगा। तो आप इसको जो है यहां से कर सकते हैं, लेआउट में जाके हाइफनेशन है उसको नन कर दीजिएगा, ठीक है। जब नन कर देंगे तो देखिए वो ठीक हो गया है। विजुअल जहां पे था जो है ये विजुअल यहाँ पे आ गया है, रिस्ट्रिक्टेड पूरा यहाँ पे आ गया है। तो ये हाइफनेशन की प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व हो जाएगी। बहुत सारी बुक आप देखेंगे, बुक में जनरली ये यूज करते हैं लोग, लेकिन ये भी सही तरीका नहीं है क्योंकि एक वर्ड का जो है कुछ पार्ट ऊपर वाली लाइन में रहता है लास्ट में और दूसरी लाइन में आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, साइटेशन वाले पोर्शन पे, ठीक है। समय है आप लोगों के पास ना पर्याप्त? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. APA हैंडबुक, MLA हैंडबुक, ये दो जो है आपको इस तरह से दिख जाएंगे। MLA हैंडबुक इस समय 9th एडिशन चल रहा है और APA हैंडबुक आपको इस समय 7th एडिशन मिल जाएगा जो कि लेटेस्ट है। ये 2-3 साल पे अपडेट होता रहता है। अपडेट इसलिए होता रहता है क्योंकि बहुत नई नई चीजें आती हैं, बहुत तरह के जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो कुछ सामना करते हैं, कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं कि ये इस तरह का साइटेशन जो है इस तरह से होना चाहिए, या ये नया साइटेशन मिला है हम कैसे मिला। जैसे आप आज से जो है जब ट्विटर नहीं आया था 5-6 साल पहले, तो फिर ट्विटर पे अगर कोई चीज किसी ने पोस्ट की है और उसको जो है हमने कोट कर रहा है तो फिर हम कैसे करेंगे? तो उसका पिछले जो एडिशंस थे उसमें नहीं मिलता है, लेकिन इन सब एडिशंस में जो है इन सब चीजों को इंक्लूड किया गया है। जैसे यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देख रहे हैं उसको साइट कैसे करना है, जो बुक जर्नल और रिसर्च पेपर है वो उसका तो आराम से कर लेते हैं, लेकिन जो डिफरेंट चीजें जैसे इंटरव्यू किसी का लिए, इंटरव्यू आप ईमेल से लिए, इंटरव्यू आप फोन कॉल पे लिए, इंटरव्यू आप बाय पोस्ट मंगाया आपने, उसको कैसे आप साइट करेंगे, वो सब सारी नई नई चीजें जो है ये इसमें ऐड होती जाती हैं। तो MLA हैंडबुक को कौन फॉलो करता है? जो लैंग्वेज और लिटरेचर के, आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, म्यूजिक के, हिस्ट्री के, ये लोग फॉलो करते हैं। और जितने भी सोशल साइंस के स्कॉलर्स होते हैं और साइंस के स्कॉलर्स होते हैं वो APA को फॉलो करते हैं। MLA का फुल फॉर्म होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, और APA का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। ये दो हैंडबुक है, थीसिस लिखने के लिए इन्हीं दो हैंडबुक को आपको फॉलो करना है। जो लैंग्वेज लिटरेचर संस्कृत वाले हैं और हिंदी वाले हैं वो MLA हैंडबुक के ही रूल्स को फॉलो करेंगे क्योंकि लिटरेचर के लिए यही फॉलो होता है। अब डिफरेंस क्या है जो है MLA और जो APA में? तो जो MLA है वो क्या करता है? नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस करता है, नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वालिटी एनालिसिस। इसमें जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है। प्रॉपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फिर उसमें आ जाता है कि प्रॉपर वे में हाइपोथेसिस क्रिएट होती है, लिटरेचर रिव्यू होता है, उसकी टेस्टिंग होती है, पूरी प्रोसेस को जो है एक सिस्टमेटिक वे में फॉलो किया जाता है। लेकिन जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, जो MLA हैंडबुक को फॉलो करने वाले हैं, वो उनके साथ ऐसा पूरी तरीके से फॉलो नहीं हो पाता है क्योंकि जो उनकी स्टडी होती है वो इंपिरिकल एनालिटिकल स्टडी होती है। उनका कोई डेटाबेस ऐसी स्टडी नहीं होती है, कोई ऐसा डेटा नहीं होता है या ऐसे कोई फैक्ट नहीं होते हैं जिसको एनालिसिस किया जाए। तो इसलिए जो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस होता है वो किसका होता है? वो APA वाले करते हैं, जो साइंस वाले करते हैं। साइंस वाले जो करते हैं उनका जो एनालिसिस होता है वो क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब जिसमें डेटा होते हैं, ग्राफ होते हैं, फैक्ट्स होते हैं,
ये सब सारी चीजें उसमें होती हैं और वो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम बात करें, छेड़ मत आओ, उसे बता रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं कि 1+1 = 2, तो ये जो है साइंस वाले इसको प्रूव करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं 1+1 = 11 हम करते हैं, ये लिटरेचर वाले। ठीक है, इसमें कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता है, हम उसको प्रूव करते हैं कि 1+1 कितना हो सकता है। जैसे 2+2 = 4 होता है, तो हम लिटरेचर वाले ये कर सकते हैं 2+2 = 6, ये कर सकते हैं। तो हमारा कोई प्रॉपर रूल नहीं होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए हम इसको नॉन स्ट्रक्चर क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव क्यों होता है? क्योंकि हम ओपिनियन को, आइडियाज को, इसको महत्व देते हैं। और जबकि क्वांटिटेटिव में क्या होता है, ये क्वांटिटी को, जो डेटा होता है, ग्राफ होता है, फैक्ट्स होता है, उसको जो है ये वैल्यू देते हैं, जो कि लिटरेचर वाले ऐसा वैल्यू देते नहीं है, ना ही उनके थीसिस में कुछ ऐसा या रिसर्च पेपर में कुछ ऐसा होता है। जैसे कोई कनिंग है, कोई हैप्पी है, कोई सॉरोफुल है, तो उसके जो है माइंडसेट को रीड किया जाता है, वो उसके इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं हम, ये क्वालिटेटिव रिसर्च में। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च पे क्या होता है, वो उसमें डेटा निकाला जाएगा कि कितने पर्सन से मिला, वो पर्सन किस किस जो है मूड में थे, क्या ऐसा जिस पर्सन से मिला है वो क्या उनका इम्पैक्ट है उसके ऊपर, ये सब सारी चीजें मतलब डेटा के आधार पर एनालिसिस होती है उसकी। तो इसलिए जो है इसको स्ट्रक्चर्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहा जाता है, जो साइंस वाले और सोशल साइंस के लोग करते हैं। और जो लिटरेचर के जो लोग होते हैं बेसिकली वो नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। एमएलए क्या करता है, वो कंटेंट पे फोकस करता है, और एपीए जो है डेट पे फोकस करता है, मतलब कितना लेटेस्ट डेटा है वो उस पे फोकस करता है। इसलिए जब कभी भी आप एपीए स्टाइल शीट पे कोई भी रेफरेंसिंग कर रहे हैं, तो एपीए के अकॉर्डिंग अगर कोई भी आप रेफरेंसिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि राइटर के नाम के बाद तुरंत जो है ब्रैकेट पे आप पब्लिकेशन ईयर पाते हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है एपीए के लिए, साइंस के लिए, कि डेटा कितना लेटेस्ट है वो बताने के लिए। जबकि एमएलए में जो है डेट सबसे पीछे आता है, उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जो राइटर ने आइडिया दिया है, जो सोल्यूशन दिया है, जो अपने ओपिनियन रखे हैं, वो कैसा है, वो कितनी डेप्थ है उसमें, कितना रिलेवेंट है, वो मायने रखता है एमएलए के अकॉर्डिंग। इसमें डेटा का कोई मैटर नहीं होता है। जैसे शेक्सपियर को आज हम 400 साल बाद भी पढ़ रहे हैं, लेकिन चार्ल्स बेबेज को हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि रिसर्च जो होता है वो आर्यन जस्ट वेट मिन ठीक है। एमएलए के अकॉर्डिंग हम उस आइडियाज को जो है वैल्यू देते हैं, और एपीए में कितना लेटेस्ट डेटा है। साइंस को आप जानते होंगे कि ये जो रिसर्च होता है, प्रीवियस जो रिसर्च होती है उस पे जो है एक नई इन्वेंशन या नई जो है उसमें चीजें ऐड करने की बात की जाती है। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, चार्ल्स बेबेज जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया, तो शुरू में जो कंप्यूटर था कितना बड़ा था, पूरे रूम में रखा जाता था। तो आज चार्ल्स बेबेज की वो इंपॉर्टेंस नहीं रह गई। आज जो है जो इंपॉर्टेंस ये रह गई कि उतने सालों में जो हमने प्रोग्रेस देखी है उसको हमें देखना है, उसको और इम्प्रूव करना है। लेकिन एमएलए हैंडबुक के अनुसार जो राइटर का ओपिनियन होता है, जो ओपिनियन होता है वो कभी भी पुराना नहीं होता है, ये जान लीजिए। जो आइडियाज होते हैं, जो किसी के स्टेटमेंट होते हैं, वो कभी पुराने नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो है एमएलए
ये आइडियाज पे फोकस करता है, कंटेंट पे फोकस करता है, और चाहे वो कितने साल पुराना हो। शेक्सपियर को 1564 में पैदा हुए तो 1616 में उनकी डेथ हुई थी, लेकिन आज 400 साल बाद भी हम उनको पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसी बात है तभी तो पढ़ा जा रहा है, लेकिन हम चार्ल्स बेबेज को आज नहीं, बस उनको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। हालांकि उनका भी महत्व है, लेकिन आज उतना महत्व नहीं है साइंस में जितना कि जो है अभी 1-2 साल में जो लेटेस्ट एडवांसमेंट हुए हैं साइंस में, वो उसका है। ठीक है, हालांकि चार्ल्स बेबेज के ही दम पे जो है ये आज इतने एडवांसमेंट हो गए, लेकिन आज उस चार्ल्स बेबेज की जो थियरी है, चार्ल्स बेबेज का जो मैथमेटिक्स है जो कंप्यूटर में यूज हुआ है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो क्योंकि जो लेटेस्ट चीज है उसको हम फोकस करते हैं, तो एपीए वालों को जो है ये ध्यान देना होगा कितना लेटेस्ट चीज वो डाल रहे हैं। जैसे आज 2022 में रिसर्च कर रहे हैं, तो हो सके 2021-20 या मतलब 3-4 साल के अंदर का अगर डेटा देते हैं तो फिर वो बहुत बेहतर उनका डेटा माना जाएगा। और एमएलए के लिए कोई ऐसा नहीं है, एमएलए के लिए कोई ऑथेंटिक राइटर होना चाहिए, एक वेल एस्टैब्लिश राइटर होना चाहिए जो कुछ भी कह रहा है, और उसमें डेप्थ होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें तो एडिसन ने जो है 1847 में बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन बल्ब का आविष्कार किया था तो उसमें आर्गन गैस हुआ करती थी। उसके बाद जो है धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट हुए, उसमें सीएफएल आया, फिर उसके बाद ट्यूबलाइट आया, सीएफएल आया, फिर उसके बाद आजकल एलईडी आ गई है। तो उसमें ये देखते हैं कि क्या ऐसी चीज है जिससे हम जो है इसको और ज्यादा जो है इफिशिएंट बना सकते हैं। साइंस का जो बेसिक वर्क ये होता है कि हम ह्यूमन फ्रेंडली, इको फ्रेंडली और कितना जो है इफिशिएंट इसको बना सकते हैं। तो आप बल्ब को देखते होंगे तो बल्ब पहले 10 रुपए का आता था, लेकिन जरा सा भी लाइट फ्लक्चुएट होती थी तो फिर वो फ्यूज हो जाता था। लेकिन आज जो एलईडी आ रही है उसमें ये है उसकी लाइट भी जो है आंखों को उतना परेशान नहीं करती, इरिटेट नहीं करती है। दूसरी चीज इसकी जो है ये इको फ्रेंडली भी है क्योंकि आपकी बिजली कम ये कंज्यूम करती है। तीसरी चीज ये कि ये जो है इसकी लाइफ लॉन्गर है, ये बहुत सारे घंटे चलती है और धीरे धीरे इसकी लाइट कम होती जाती है, लेकिन ये चलती रहती है। तो ये सब चीजें जो है जो साइंस करता है या रिसर्च का यही काम होता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना फ्रेंडली है और कितना जो है पैसे कम खर्च हो रहे हैं उसमें, ये चीजें जो है। अब हम थोड़ा सा इसको कंपेयर करेंगे कि एमएलए में बेसिकली क्या होता है और एपीए में क्या होता है। तो एपीए स्टाइल जो है बेसिकली जो नेचुरल साइंस, फिजिकल और सोशल साइंसेस वाले लोग हैं वो यूज करते हैं इसको, और एमएलए स्टाइल को जो ह्यूमैनिटीज के लोग होते हैं, हिस्ट्री, लिटरेचर और आर्ट्स के लोग होते हैं वो यूज करते हैं, ह्यूमैनिटीज के लोग। ठीक है, इन टेक्स्ट साइटेशन हम जब करते हैं तो इन टेक्स्ट साइटेशन में हम राइटर का जो है लास्ट नेम, जो जिसको सर नेम कहते हैं या फैमिली नेम कहते हैं, वो रहता है, पब्लिकेशन ईयर रहता है एपीए में, और पेज नंबर डालते हैं। ये पेज नंबर बहुत जरूरी हो गया है, पहले पेज नंबर नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी इधर रिसेंटली जो 2 इनके एडिशंस आए हुए हैं उसमें पेज नंबर ऐड कर दिया गया है कि जिस राइटर का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस बात को आप बता रहे हैं, उस बुक में या उस जर्नल में वो किस पेज पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये देना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये ऑथेंटिसिटी को और ज्यादा जो है स्ट्रेंथन करता है। तो राइटर का नाम होता है, पब्लिकेशन ईयर होता है, पेज नंबर होता है। जबकि हम एमएलए स्टाइल में क्या करते हैं, एमएलए स्टाइल में हम केवल जो है राइटर का नाम और पेज नंबर दे देते हैं, राइटर का जो सर नेम होता है और पेज नंबर दे देते हैं। ये इन टेक्स्ट साइटेशन की बात कर रहे हैं। इन टेक्स्ट साइटेशन आप लोग समझ रहे होंगे जो पैराग्राफ के बीच में करते हैं हम, जो 40 वर्ड से कम होता है या 4 लाइन से कम होता है। ठीक है, और जब मेन साइटेशन क्या होता है, ये साइटेशन जिसको हम कहां पे लिखते हैं, रेफरेंसेस या वर्क साइटेड में लिखते हैं। रेफरेंसेस और वर्क साइटेड में जब हम लिखते हैं तो इनका भी एक अलग तरीका होता है। एपीए वाले क्या करते हैं, सरनेम पहले लिखते हैं और जो फर्स्ट नेम होता है उसको फुल स्टॉप कर देते हैं। फर्स्ट नेम का जो इनिशियल लिखने के बाद फुल स्टॉप देते हैं, फिर पब्लिकेशन ईयर आता है। और यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली चीज ये है कि
जो भी बुक का नाम है इसको तो इटैलिक्स में दोनों लिखते हैं, एपीए वाले भी लिखते हैं और एमएलए वाले भी लिखते हैं, लेकिन अंतर यह रहता है कि एपीए वाले सेंटेंस केस में लिखते हैं। सेंटेंस केस क्या होता है, ये बहुत जरूरी है आपको जानना कि एपीए वालों के लिए, कि जब आप बुक का नाम लिखेंगे और किसी एसे का नाम या आर्टिकल का नाम लिखेंगे तो उसको सेंटेंस केस में लिखना पड़ता है आपको, जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे जो है लेटर वो स्मॉल लेटर में होते हैं। इसका फर्स्ट लेटर आप प्राइड में देख रहे होंगे पी कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। जबकि एमएलए वाले क्या करते हैं, इसको टाइटल केस में लिखते हैं। आप देख रहे होंगे प्राइड में पी और प्रेजुडिस में पी, दोनों में जो है ये टाइटल केस में लिखा गया है। कंजंक्शन एंड का यूज किया गया है, कंजंक्शन प्रीपोजिशन और कंजंक्शन प्रीपोजिशन और आर्टिकल, इन तीनों को हम ओमिट कर देते हैं अगर टाइटल केस, ओमिट क्या मतलब उसको स्मॉल में लिखते हैं अगर हम टाइटल केस बना रहे होते हैं। फॉर्मेटिंग रूल्स देख लीजिए, रेफरेंसेस इसमें लिखते हैं। जो एपीए वाले हैं कभी भी वर्क साइटेड नहीं लिखेंगे, जो साइटेशन उनको करना है उसकी जो हेडिंग देंगे वो रेफरेंसेस देंगे, और जो एमएलए वाले हैं वो वर्क साइटेड लिखेंगे। वर्क साइटेड जैसे लिखा हुआ वैसे लिखेंगे, उसमें कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। डब्ल्यू और सी कैपिटल होना चाहिए और इसमें रेफरेंसेस में आर कैपिटल होना चाहिए। इसको आप केवल बोल्ड करेंगे, आप इसको आप इटैलिक्स नहीं लिख सकते, इसको डबल इंटरेड कॉमा में नहीं लिख सकते, इसको अपर केस में नहीं लिख सकते हैं, इसको अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, उसको आपको सजाना नहीं है, ठीक है। इसमें टाइटल पेज रिक्वायर होती है एपीए में। टाइटल पेज क्या होता है, जिसमें उस जो रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं उसका टाइटल होता है। और एमएलए के रिगार्डिंग टाइटल पेज के रिक्वायरमेंट नहीं होता है। पेज नंबर आपको बता ही दिए हैं कि कैसे लिखते हैं, और इसके हेडिंग और सब हेडिंग्स के फॉर्मेट एपीए वाले फॉलो करते हैं, जिसमें 5 लेवल्स होते हैं, और इसमें भी हेडिंग फॉलो करते हैं, लेकिन इसमें 3 ही फॉर्मेट्स होते हैं। इसमें जो ब्लॉक कोटेशन यूज होता है वो 40 वर्ड्स के यूज होते हैं, 40 वर्ड्स से ज्यादा के यूज होते हैं, और इसमें जो ब्लॉक कोटेशन यूज होता है वो 4 लाइन से ज्यादा का यूज होता है। ये एग्जांपल आप देख लीजिए, ये एमएलए का एग्जांपल है वर्क साइटेड, और ये एपीए का है एग्जांपल। इसमें आप देख लीजिए, रफली देख लीजिए कि मोटा मोटा क्या होता है इसमें। जैसे इसमें राइटर का नाम दिया हुआ है, एमएलए के अकॉर्डिंग है, वर्क साइटेड जहां पे लिखा हुआ है एमएलए के अकॉर्डिंग है। इसमें एवलेथ रोज लिखा हुआ है, मतलब सर नेम हो गया, और ये इनका फर्स्ट नेम हो गया। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे जो बुक का आर्टिकल का नाम है, आर्टिकल के नाम को जो है ये किस केस में लिखा हुआ है, टाइटल केस में लिखा गया है, टाइटल केस में, ठीक है। अब यहाँ पे आके देख लीजिए, इसमें सबसे पहला अंतर ये पाएंगे कि जो फर्स्ट नेम है उसको जो है इनिशियल लेटर लिखा हुआ है, आर आप देख रहे होंगे। फिर उसके बाद जो है पब्लिकेशन ईयर आ गया है इसमें। पब्लिकेशन ईयर के बाद जो है ये जो आर्टिकल का नाम है उसको कैसे सेंटेंस केस में लिखा गया। सेंटेंस केस में आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, लेकिन अगर बीच में कोई भी प्रॉपर नाउन आता है, किसी का नाम आता है, तो फिर आप उसको भी, उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। जैसे कोरियन है, कोरियन सोप ऑपेरा की बात की जा रही है, तो कोरियन एक प्रॉपर नाउन हुआ, तो इसका जो है के कैपिटल कर दिया गया है, ठीक है। दूसरी चीज आप देखेंगे एमएलए में कि जो बुक का नाम है या जो क्या कहते हैं जर्नल का नाम है, उसको यहाँ पे टाइटल केस में ही लिखना पड़ेगा, इटैलिक्स में लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं एवरीथिंग्स एंड आर्गुमेंट, इसको आप देख रहे हैं ये भी जो है सेंटेंस केस में लिखा हुआ है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान देना होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब कोई भी आप डीओआई नंबर देते हैं या कोई यूआरएल देते हैं, किसी वेबसाइट का जिक्र करते हैं, तो एमएलए स्टाइल शीट में उसके लास्ट में जो है फुल स्टॉप आ जाता है, जबकि एपीए के अकॉर्डिंग जो है इसमें फुल स्टॉप नहीं आता है। एपीए के अकॉर्डिंग इसमें फुल स्टॉप नहीं आता है। ये जो डीओआई नंबर होता है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर होता है। अब जितने भी जो है रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं उनको जो है एक डीओआई नंबर दिया जाता है। जैसे लोगों का आधार नंबर होता है, पैन नंबर होता है, एक यूनिक आईडी होती है, उसी तरह से हर रिसर्च पेपर का एक यूनिक आईडी दे दिया जाता है। केवल डीओआई नंबर से आप सर्च कर सकते हैं, सारा डिटेल उस पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं,
और जो कि बहुत ही छोटा सा होता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ DOI नंबर, बस इसी को आप जान ले, इसी को लेकर अगर आप कॉपी करके गूगल में सर्च करेंगे तो आपको जो है वो आर्टिकल मिल जाएगा और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं। देखिए 4-5 लाइन का जो साइटेशन है वो आपको इतने में ही आपको मिल जाता है, इसी जो है 5-6 वर्ड में केवल। इटैलिक्स में आप क्या क्या लिखेंगे? कोई बुक का नाम होता है, न्यूज़पेपर का नाम होता है, फॉरेन वर्ड होता है, जर्नल का नाम होता है, किसी मैगजीन का नाम होता है, इन सब को आप इटैलिक्स में लिखते हैं। डबल इंटरेड कॉमा आप कहाँ यूज करते हैं? जब आप कोई भी डायरेक्ट कोटेशन यूज कर रहे होते हैं। डायरेक्ट कोटेशन या इनडायरेक्ट कोटेशन अगर है तो फिर उसको भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आप वहां पे यूज करेंगे। कोई भी चीज आप बोल्ड नहीं करेंगे। बोल्ड आप किसको करेंगे? केवल अपनी हेडिंग को बोल्ड करेंगे। और कोई भी चीज आप अंडरलाइन नहीं करेंगे। अंडरलाइन का तो कोई जिक्र ही नहीं होता है, बोल्ड का जिक्र होता है। वैसे आप कहीं भी पेपर में अपना या थीसिस में कहीं भी बोल्ड नहीं करेंगे हेडिंग के अलावा। ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा। डबल स्पेसिंग आप करेंगे। टाइम्स न्यू रोमन 12 ये फॉन्ट साइज जो इंग्लिश में लिख रहे हैं उनके लिए है। हिंदी में अगर लिख रहे हैं तो फिर कोकिला फॉन्ट यूज करिएगा 17। हेडिंग के लिए कोकिला ही यूज करिएगा 22। मार्जिन चारों तरफ से 1 इंच जो है लेफ्ट होना चाहिए और इंडेंट 0.5 इंच ये टैब के थ्रू करना चाहिए। कोटेशन, पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एपीए स्टाइल वालों को ये देखा गया है कि वो लॉन्ग कोटेशन या ब्लॉक कोटेशन का यूज बहुत ही कम करते हैं या नहीं के बराबर करते हैं। पैराफ्रेजिंग क्या होता है, समराइजिंग क्या होता है, ये बहुत ही जरूरी है आपको जानना। पैराफ्रेजिंग में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप उस राइटर के आइडियाज को पढ़ते हैं, फिर उसको अपने वर्ड में लिखकर आप जो है बताते हैं, लेकिन उसमें भी उस राइटर का जिक्र करते हैं। उस राइटर का जिक्र करते हैं जिसको पैरेंथेटिकल इंटेक्स्ट साइटेशन कहते हैं। मतलब ब्रैकेट में आप लिखते हैं कि ये जो आइडिया है किस राइटर का है। सबसे पहले सिग्नल फ्रेज जान लीजिए। सिग्नल फ्रेज क्या होता है? जैसे मैं कहता हूं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी कविता तोड़ती पत्थर में कहा, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी तोड़ती पत्थर का जो जिक्र होता है उसको सिग्नल फ्रेज कहते हैं। हम सिग्नल फ्रेज कहते हैं उसको। फिर उसके बाद जो कुछ भी लिखा जाता है वो पैराफ्रेज करके लिख दिया जाता है, लेकिन ब्रैकेट में जो है वो आइडियाज आपके दिमाग में आया कहां से, वो पैराफ्रेज आपने किया तो किस जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता को पढ़ के किस बुक में जो है वो कविता है उसका पेज नंबर आप डाल देते हैं ब्रैकेट में। तो सिग्नल फ्रेज क्या होता है? जब राइटर और उसकी बुक का नाम ले लेते हैं आप, या राइटर या पब्लिकेशन ईयर का नाम ले लेते हैं, तो उसको सिग्नल फ्रेज कहते हैं। वो सिग्नल देता है कि ये राइटर का है जो है ये डिटेल। पैराफ्रेजिंग में आप उस राइटर के आइडिया को पढ़ते हैं और अपने वर्ड में लिखते हैं। समराइजिंग क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सारे रिसर्च स्कॉलर को करना चाहिए। समराइजिंग क्या होता है? आप कई तरह के राइटर्स को पढ़िए, उसके बाद जो है उसका एक कंक्लूजन निकालिए कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, होना क्या चाहिए और आप क्या सोचते हैं। तो उन सब सारी चीजों को जब आप लिखते हैं तो वो समराइजिंग होती है, जिसको नैरेटिव इंटेक्स्ट साइटेशन कहा जाता है, जिसमें आप कई सारे राइटर को भी जो है जिक्र कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर राइटर को पढ़ने के बाद आप समराइज कर रहे हैं और अपनी आइडियाज को इंसर्ट कर रहे हैं, तो फिर समराइजिंग में यही होता है कि राइटर का भी आइडिया होता है, आपका अपना आइडिया भी होता है। और कभी भी आप हमेशा ये जान लीजिए, कभी भी रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या पीएचडी थीसिस लिख रहे हैं, कभी भी आई का यूज नहीं करेंगे आप। आई का मतलब आप अपना कभी जिक्र नहीं करेंगे कि मेरे अकॉर्डिंग ये है। कभी भी जो है आप अपना जिक्र नहीं करेंगे कि मैं ये सोचता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी कभी नहीं होगा, या अकॉर्डिंग टू आई या व्हाट आई थिंक, ऐसा कभी भी आप यूज नहीं करेंगे। आप ये यूज कर सकते हैं, इट कैन बी सेड, ऐसा कह सकते हैं, मतलब यह कहा जा सकता है कि, मतलब आप अपने ऊपर नहीं लेंगे, क्योंकि आप जो है अभी उतने ऑथेंटिक पर्सन नहीं हुए हैं कि आप जो कुछ भी कहें वो एक्सेप्ट हो जाए। तो इसलिए जो है हमेशा आई का यूज जो है, जो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होता है जिसको कहा जाता है, उसको अवॉइड किया जाना चाहिए जब कभी भी आप थीसिस या रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं। तो जो नोट्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं।
नोट्स दो तरीके के होते हैं, फुट नोट्स होता है, एंड नोट्स होता है। फुट नोट्स क्या होता है, जब हम किसी पेज पे जो है लिख रहे होते हैं और उसी के नीचे जो है अगर कोई रेफरेंस देना हो तो फुट नोट्स होता है। और एंड नोट्स क्या होता है, उस चैप्टर के लास्ट में या उस रिसर्च पेपर के लास्ट में जो नोट्स देते हैं हम, वो एंड नोट्स कहा जाता है उसको। एंड नोट्स और फुट नोट्स को हम वर्ड पे ले चल के दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले और भी चीजें जान लीजिए कि क्या था। वर्क साइटेड हम एमएलए हैंडबुक में यूज करते हैं, जितने भी नोट्स एंड नोट्स होते हैं, और रेफरेंसेस जो है वो हम एपीआई कार्ड में करते हैं, और बिब्लियोग्राफी हम दोनों में करते हैं। और बिब्लियोग्राफी में कई चीजें जो है आजकल, पहले तो देखा जाता था कि सब एक साथ ही कर दिए हैं, लेकिन आजकल जो है बिब्लियोग्राफी में कई सेक्शंस बना दिए गए हैं। बिब्लियोग्राफी में जो पहला सेक्शन होता है वो प्राइमरी रिसोर्सेज का होता है। प्राइमरी रिसोर्सेज जो मेन बुक होती है जिसको आप पढ़ते हैं वो। सेकेंडरी रिसोर्सेज जो संदर्भ पुस्तकें होती हैं वो। फिर उसके बाद उसमें इंटरव्यूज होते हैं, उसमें जो है आर्टिकल्स होते हैं, एसेज होते हैं, कई सारे जो है उसमें सेक्शंस बना दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो उनको अलग अलग करके जो है लिख सकते हैं। वो भी जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारी चीजें होनी चाहिए, जिसको मैं बताऊंगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप करेंगे कैसे। इंटेक्स साइटेशन, शॉर्ट कोटेशन। इंटेक्स साइटेशन को हम शॉर्ट कोटेशन भी कहते हैं, और इसको पैराग्राफ में ही यूज करते हैं। ब्लॉक या लॉन्ग कोटेशन को हम अभी आपको दिखा दिए हैं कि कैसे करते हैं। इनडायरेक्ट कोटेशन क्या होता है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, नामवर सिंह को पढ़ रहे हैं आप हिंदी में, या किसी भी राइटर को पढ़ रहे हैं। आप एक एग्जांपल लीजिए, नामवर सिंह को आप हिंदी में पढ़ रहे हैं। नामवर सिंह ने जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जिक्र किया है अपनी पुस्तक में, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की लाइन को कोट किया है। तो अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की लाइन को अपनी थीसिस में कोट करना चाहते हैं तो किसके थ्रू आप कोट करेंगे, आप नामवर सिंह के थ्रू कोट करेंगे, क्योंकि वो पुस्तक आपके पास नहीं है जहां पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की लाइन कोट की गई है। तो आप जो है वो लाइन को कोट करेंगे और फिर लिखेंगे कोटेड इन या साइटेड इन नामवर सिंह की, फिर डिटेल उनकी पुस्तक का देंगे आप जिसको आप पढ़ रहे हैं। इसको इनडायरेक्ट कोटेशन कहा था। अगर नामवर सिंह को आप अपनी थीसिस में ऐड करते हैं तो डायरेक्ट कोटेशन हो गया। अगर नामवर सिंह ने जो है आचार्य रामप्रसाद शुक्ल को जो है जिक्र किया है, उनको आप करना चाहते हैं कोट, तो फिर नामवर सिंह के थ्रू करेंगे और उनकी नामवर सिंह के बुक का डिटेल देंगे आप। ठीक है। अगर बड़ा कोट है पोइट्री में तो फिर इस तरह की लाइंस देकर जो है आप उसको, जितनी भी लाइन आप हटा रहे हैं इस तरह से लाइन देकर आप जो है उसको एलिप्सिस करेंगे, उसको ओमिट करेंगे। पोइट्री की लाइंस को अगर पैराग्राफ में लिख रहे हैं जो 3 लाइन का होना चाहिए कम से कम, तो उसको जो है आप स्लैश यूज करके करेंगे। स्लैश यूज करके आप यहाँ नीचे वाले से मत वो करिएगा। नीचे वाला ये करेक्शन या अपडेशन के लिए जो मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया है, ये इसके लिए है। तो पोइट्री की लाइन को अगर पैराग्राफ में लिखना हो तो कैसे हम डिवाइड करेंगे, जो फॉरवर्ड स्लैश होता है या ऑब्लिक जिसको कहते हैं, या स्लैंटिंग लाइन जो होती है, उसके थ्रू हम उसको डिवाइड करेंगे। और स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू हम कोई करेक्शन देते हैं, जैसे कि मनमोहन सिंह का एग्जांपल देके हमने बताया, या कोई अपडेशन देना चाहते हैं तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट में हम ऐसे करते हैं। वर्क साइटेड और रेफरेंसेस हमेशा न्यू पेज से शुरू होनी चाहिए, और न्यू पेज से अगर पेज ब्रेक का ऑप्शन आप यूज करते हैं तो फिर बेहतर होगा, वो इधर उधर खिसकेगा नहीं। और हमेशा जो वर्क साइटेड रेफरेंसेस होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, और ये भी डबल स्पेस में होते हैं, और सेकंड लाइन हैंगिंग होती है। तो हैंगिंग को मुझे बताना है आपको, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को बताना है। 2 चीज मैं वर्ड पे चल के बताऊंगा आपको। आप ये वाला वर्ड देखेंगे एट ऑल, ये वर्ड जो है आप हमेशा पाएंगे एपीए वाले और एमएलए वाले हमेशा। एट ऑल क्या होता है, ये ग्रीक या रोमन वर्ड है ये। तो इसको जो है इसका मतलब होता है अ नंबर ऑफ पीपल। जैसे किसी एक आर्टिकल को 5 लोगों ने लिखा है, तो 5 लोगों में किसी एक राइटर का नाम जो सबसे पहले आता है, जो प्राइमरी राइटर है, उसको हम नाम लिखेंगे, बाकी उसके बाद एट ऑल लिख देते हैं। तो इसका ये अर्थ हो जाता है कि इनके साथ और भी लोग हैं। ठीक है। तो एट ऑल का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाएगा आप जब साइटेशन करते हैं, इंटेक्स साइटेशन, वहां पे। एनडी क्या होता है, एनडी नो डेट। जैसे कोई डेटा आप दे रहे हैं,
कहीं से आपने पाया उसको, लेकिन उसकी डेट नहीं पता है, तो आप वो एनडी कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि हर किसी डेटा को आप एनडी कर देंगे। कुछ ऐसे डेटा होते हैं जिसकी कोई डेट नहीं, जैसे किसी बुक का नाम है तो भाई उसमें डेट तो होनी चाहिए, पब्लिकेशन ईयर तो होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे डेटा होते हैं जिसमें अगर आपको डेट नहीं मिलता है, जैसे कोई रिपोर्ट होती है, मान लीजिए योजना आयोग की कोई रिपोर्ट है, किसी को करते हैं, उसमें अगर कोई डेट नहीं होती तो एनडी का यूज करते हैं। एनडी का मतलब होता है नो डेट। ठीक है। अगर आप नंबर यूज कर रहे हैं तो 1 से लेके 10 तक का नंबर ही आप जो है डिजिट में लिखेंगे। ठीक है, अरेबिक नंबर में लिखेंगे। बाकी इसके बाद का जितना भी नंबर होता है वो आप वर्ड्स में लिखेंगे। जैसे 11 लिखना है तो आप उसके 11 की स्पेलिंग लिखेंगे, ELEVEN। ठीक है। लेकिन अगर इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, नंबर यूज करने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन 3 रूल्स आप जानिए कि 1 से लेकर 10 तक कहीं आपको यूज करना है तो फिर आप जो है इसको डिजिट में ही लिखेंगे, इसको अरेबिक नंबर में ही लिखेंगे। अरेबिक नंबर जैसे लिखा हुआ है ये अरेबिक नंबर होता है। ठीक है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस के या किसी पैराग्राफ के फर्स्ट से ही अगर कुछ शुरू है, जैसे 10 thieves वर फाउंड, तो यहाँ पे जो 10 है वो नंबर में नहीं आएगा, डिजिट में नहीं आएगा, ये वर्ड में आएगा। ठीक है, क्योंकि आप पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा कि शुरू अगर कोई पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं, कोई सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, तो ये जो है हमेशा वर्ड में आना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आप डे, वीक या मंथ, ईयर ये सब लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पे भी जो है ये इसी में आना चाहिए, वर्ड में आना चाहिए। जैसे 5 वीक्स अगर आपको लिखना है तो या 5 VE लिखेंगे और वीक्स की स्पेलिंग लिखेंगे। 2 ईयर्स आपको लिखना है तो TWE फिर YEARS ऐसे करना है। तो इनके साथ भी जब आप लिखेंगे, जो डेज होते हैं, वीक्स होते हैं, मंथ्स होते हैं, ईयर्स होते हैं, तो फिर वहां भी आप वर्ड में लिखेंगे। अब आप ये देख रहे होंगे मैंने 2 एग्जांपल दिया है। देखिए ग्रामर का रूल होता है, 2 के बाद जो है हाइफन लग गया है, डे है और सेमिनार, 2 डे सेमिनार आप इस तरह इसकी वजह से जो है ये यहाँ पे हम प्लूरल नहीं करते हैं। 2 डे जो है एक कंपाउंड वर्ड हो गया, तो 2 दिन का सेमिनार इसका जिक्र होता है। ठीक है। अगर ये हाइफन हटा देंगे तब हम जो है इसको प्लूरल बनाएंगे, 2 डेज होता है यहाँ पे। ठीक है। ये सब चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं आप लोग इसको समझ रहे होंगे। अब ये तो बहुत ही बृहद चीज है कि वर्क साइटेड में क्या क्या चीजें होती हैं, जो जनरली आपको सारी चीजें हम बता दिए हैं। इसको हम आपको मेन लेके चलते हैं वर्ड पे, जहां पे आपको बताएंगे कि क्या क्या इसमें है डिफरेंस जो है। इसमें मेन चीज आपका ये है कि इसमें हैंगिंग आपको जानना है और इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप कैसे लिखेंगे। ये 2 चीजें जो है हम चलते हैं आपको लेकर वर्ड पे। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सब जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है। इसकी फर्स्ट लाइन जो है वो लेफ्ट लाइन है, बाकी और जो लाइन है वो राइट की तरफ लाइन है, तो इसी को हैंगिंग कहते हैं। अगर कोई भी आपका रेफरेंस एक लाइन से ज्यादा है तो जो एक लाइन से ज्यादा मतलब नीचे की जो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं लाइन होगी वो हैंगिंग होनी चाहिए। ठीक है। इस हैंगिंग को पहले मैं सही करता हूं, फिर बताता हूं कि ये हैंगिंग कैसे आता है। ठीक है। जब आप लिखेंगे तो आपका ऐसा आएगा। इसको आपको हैंगिंग करने के लिए कि फर्स्ट लाइन छोड़ के आपका दूसरी, तीसरी या जितनी भी लाइन है वो हैंगिंग हो, तो अभी मैं केवल एक एग्जांपल ले रहा हूं। इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, फिर पैराग्राफ का ऑप्शन मिलेगा आपको। पैराग्राफ के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ स्पेशल आता है। स्पेशल में ये हैंगिंग का ऑप्शन आता है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे 0.5 इंच आ रहा है, आपने इंच नहीं किया होगा तो आपको आएगा 1.27 सेंटीमीटर। 1.27 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आप ओके कर देंगे तो आपको ये दिख रहा है। ठीक है।
अब ये देखिए दूसरी लाइन को इसने नहीं लिया है, क्योंकि जब कभी भी आप टाइपिंग में कोई गलती करते हैं तब फिर जो है इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं कि टाइपिंग में गलतियां करेंगे तो फिर ये सब सारी चीजें जो है आपकी फॉर्मेटिंग प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं होंगी। आप पैराग्राफ पे जाइए, हैंगिंग करिए, अब ये नहीं लिया। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन को हैंगिंग किया तो हमने ये हैंगिंग हो गया, ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग पूरी तरीके से गड़बड़ है। आप इसको टैब से भी कर सकते हैं, कि टैब का ऑप्शन जो है यूज करके जहां पे कर्सर ले जाएंगे वहां पे, ठीक है। आप यहाँ पैराग्राफ से अगर आपके हैंगिंग नहीं लेता है तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं ले रहा है। दूसरी चीज की इसको अगर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है तो आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, पूरी अपने वर्क साइटेड को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद होम पे जाइएगा, यहाँ पे A to Z का ऑप्शन है, A to Z का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे, पैराग्राफ टेक्स्ट ये है, ओके कर दीजिए, ठीक है। ये आपका अभी देखिए मेरा A to Z में था तो Z to A हो गया है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया है। लेकिन इसी को अगर हम फिर से कर देते हैं तो फिर ये A to Z में हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो यहां से ऐसे कर लीजिए, सॉरी पूरा सिलेक्ट हो गया है ये। इसको आप A to Z, ये असेंडिंग ऑर्डर करना है आपको, इस पे क्लिक करेंगे तो A to Z रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे M है, यहाँ पे F है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, चूंकि ये एक स्पेशल कैरेक्टर यूज किया गया है, ये जो स्पेशल कैरेक्टर है इसी के कारण जो है ये सबसे ऊपर आ गया है। तो इसको आप कट करके यहाँ पे होना चाहिए, इसको यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए F है, L है, M हो गया, S हो गया, S हो गया। स्पेशल कैरेक्टर इसमें आ गया है, इसकी वजह से जो है ये सबसे ऊपर चला गया था। एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, इस फाइल में जो है कुछ गलतियां हैं, वहां से मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये है अधिकारी जगन्नाथ। अब इसको हैंगिंग करके हम देखते हैं कि इसमें होता है कि नहीं। आप देख रहे हैं हो गया, इसकी फॉर्मेटिंग ठीक है तभी जो है इसमें ले लिया ये हैंगिंग, नहीं तो फिर आपको टैब के माध्यम से करना होगा। और ये 0.5 इंच जो है होना चाहिए। इसको आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, आपको पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें जितना भी है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कभी जो है अगर उससे रिलेटेड नहीं है तब भी जो है दूसरे में वो हैंगिंग कर देता है। तो ये इन चीजों को ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, सारा आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट लाइन को छोड़ के जितने भी उसमें है, जैसे इसमें 2 लाइनें, वो दोनों लाइन को इसने हैंगिंग कर दिया है। ये एपी और एमएलए दोनों स्टाइल में आपको ये फॉलो करना होता है, और ये हमेशा जो है ये लेफ्ट अलाइन ही रहेगा। ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, यही हमेशा रहेगा, अलाइन लेफ्ट का ऑप्शन। आप जस्टिफाई नहीं करेंगे, आप सेंटर में नहीं करेंगे, आप ये राइट अलाइन नहीं करेंगे। पूरी थीसिस को, पूरे जो है रिसर्च पेपर को आप लेफ्ट अलाइन करके ही लिखेंगे। इसमें जो हेडिंग है वही सेंटर में करेंगे आप, जैसे रेफरेंसेस की हेडिंग है। ठीक है, आप ये भी देख रहे होंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये सब सेट है। अब मैं इसको Z to A करूंगा, फिर उसके बाद जो है इसमें चेंज करूंगा। अब आप देख रहे होंगे
W पहले आ गया है इसमें, WUT इस तरह से पहले आ गया है ये, लेकिन अब हमें इसको करना किसमें है, A to Z में करना है। A to Z में करने के लिए हम क्या करेंगे, A to Z ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे, और ये हमारा रेफरेंस जो है या वर्क साइटेड जो भी रहेगा ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा। ये दोनों चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो फिर पूछ सकता है।